हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के यूनिट 4 सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, दैट इज ऑफ एजुकेशन एंड वैल्यूज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो भी आपके इस यूनिट में दिए हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। सो बेसिकली आपके 6 पार्ट्स में टॉपिक्स डिवाइड है। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ वैल्यूज, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड वैल्यूज, third is constitutional values and its impact on education, fourth is human rights perspective approaches education of values, fifth is a sociology response at at आएगा यहाँ पे at environmental issues through education and the pedagogical concern in promoting values through education। इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक के कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ वैल्यू। सो बेसिकली आपके जो टॉपिक्स होंगे, जो आपका जो स्टडी मटेरियल होगा वो हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा। ओके, जो हिंदी वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेना हिंदी वाले कॉन्सेप्ट का, या फिर पोज करके देख लेना कि क्या लिखा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर वैल्यूज? तो बेसिकली वैल्यूज, जिसको हम मूल्य बोलते हैं, क्या होते हैं, हम अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं। सो वैल्यूज आर डीपली हेल्ड बिलीफ और प्रिंसिपल्स दैट गाइड अवर बिहेवियर। बेसिकली ये आपके बिलीफ होते हैं, मतलब आप जिन चीज़ों को मानते हो या फिर आपकी सोसाइटी जिन चीज़ों को मानती है, वो पर्सनल बिलीफ होते हैं, सोसाइटल बिलीफ होते हैं, उन प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको सोसाइटी में रहने के लिए पालन करना होता है, जिन बिहेवियर का जो डिसीजंस होते हैं और इंटरेक्शन करते टाइम। ओके, सो बेसिकली वही आपके मूल्य हैं। सो दे रिप्रेजेंट व्हाट इंडिविजुअल और सोसाइटी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, डिजायरेबल एंड वर्थवल। सो आपकी वैल्यू ही दर्शाती है कि आप सोसाइटी में किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हो, कौन सी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। इन सब चीज़ों को दर्शाती है आपकी वैल्यू। ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हो, आप पेरेंट्स की बात मानते हो, तो बेसिकली आपकी सोसाइटी दर्शाती है कि आपके लिए वैल्यूज़ हैं, आपके अंदर मोरल वैल्यूज़ हैं आपके अंदर। बट अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी की देखो तो वो 18 साल के बाद ही अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, कोई लेना देना नहीं होता है। सो बेसिकली उनकी वैल्यूज़ उनके कल्चर को दर्शाती हैं। सो बेसिकली उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनकी वैल्यूज़ दर्शाती है, और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे वैल्यू और हमारे मूल्य दर्शाते हैं हमें। सो ये हमें हेल्प करती है डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या जस्ट है, मतलब क्या न्याय है और क्या अन्याय है। इन सब चीज़ों के बारे में दर्शाती हैं हमारी मूल्य। सो दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ आवर एथिक्स, कि जो हमारे नैतिक विचार हैं कि हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, किस पाथ पर जाना है, किस पाथ पर नहीं जाना। कल्चर क्या है हमारा, और हमारे कैरेक्टर और प्ले अ सेंट्रल रोल इन एजुकेशन एंड सोशल लाइफ। सो बेसिकली हमारे वैल्यूज़ इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, हमारे नैतिक विचार को दर्शाते हैं, हमारे कल्चर को दर्शाते हैं, और हमारे कैरेक्टर को, कि क्या हम हैं। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल आप बहुत सोसाइटी के लिए हानिकारक हो, या फिर आप ऐसे एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड रहते हो जो गलत है, जो अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए। सो आपकी वैल्यू क्या है, फिर वो आपकी वैल्यू, आपके मूल्य हैं कि आप लड़ाई झगड़े करो, वायलेंस करो, है ना। सो बेसिकली ये आपकी वैल्यूज़ हैं कि आपको ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। तो आपके एथिक्स को, आपके कल्चर को और आपके कैरेक्टर को दर्शाती है आपकी मूल्य। सो क्या है मूल्य? तो ये हमारी नैतिकता, संस्कृति और चरित्र की नींव बनाते हैं तथा शिक्षा और सामाजिक जीवन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो सबसे पहले गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। सो बेसिकली एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल है जिनको हमें फॉलो करना होता है। इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल आपको पहले ही गाइड कर दिया जाता है आपकी सोसाइटी के द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा, कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी है, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको खाना है। तो बेसिकली हर चीज़ को, आपके बिहेवियर को, आपके डिसीजन मेकिंग को गाइड करते हैं ये प्रिंसिपल्स, वैल्यूज के प्रिंसिपल। सो इट इज़ कल्चरली शेप्ड एंड सोशली ट्रांसमिटेड। तो ये कल्चरली शेप्ड होते हैं। इट मीन्स कि आपके कल्चर के अकॉर्डिंग इनको आकार मिलता है कि आपका कल्चर क्या कहता है। सोशली ट्रांसमिटेड होते हैं। इट मीन्स कि सोसाइटी के द्वारा, कि आपकी फैमिली आपको ये आपके अंदर वैल्यूज डालेगी जो उनके पास थी, फिर आप आगे आने वाली जनरेशन, या फिर आपकी सोसाइटी ट्रांसमिट करती है कि आपके अंदर कैसे मूल्य होने चाहिए, क्या विचार होने चाहिए आपके, उन सब चीज़ों को। सो स्टूडेंट, आपकी वैल्यूज पर्सनल भी हो सकती है और सोसाइटल भी हो सकती है, मतलब आपकी पर्सनल लेवल पे भी हो सकती है और सोसाइटी के बेस पे भी हो सकती है, कि पर्सनली आप अपने घर में किन विचार को फॉलो करते हो, किन मूल्य को फॉलो करते हो, सोसाइटी में किस पर्सपेक्टिव को लेकर के चलते हो। सो ये आपके एटीट्यूड्स को, बिलीफ को और आपके एक्शन को दर्शाती है कि कैसा आप काम करते हो, क्या बिलीफ है आपके, है ना, और क्या एटीट्यूड है, उन सब चीज़ों को दर्शाती है। सो मे चेंज ओवर टाइम और ड्यू टू एक्सपीरियंसेस।
तो ये चेंज होती रहती हैं ओवर टाइम इन द सेंस कि जब भी जैसे टाइम बदलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हमारी बिल्कुल डिफरेंस है आज की वेस्टर्नाइजेशन वैल्यूज़ से। जो वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है उसकी वजह से जो मूल्य आ गए वो बिल्कुल डिफरेंस है जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी। तो ये एक्सपीरियंसेस से कि जो हम सीखते हैं उसकी वजह से चेंज होते रहते हैं, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता ही रहता है। सो स्टूडेंट, मूल्यों की विशेषता ये हिंदी में दिया हुआ है। व्यवहार और निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, सांस्कृतिक रूप से आकारित और एवं सामाजिक रूप से प्रसारित या व्यक्तिगत या सामाजिक हो सकता है, दृष्टिकोण विश्वास और कार्यों को प्रभावित करते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन एजुकेशन। तो वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन में? तो सबसे पहले तो एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसका मेन एम है कि आपको आपकी मोरल और आपके रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना। ठीक है, कि आप कैसे एक मोरल सिटीजन बन सकते हो, मतलब अच्छी चीज़ें कर सकते हो सोसाइटी के लिए एज अ सिटीजन। आप एज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री आप दूसरों को कैसे बिहेव कर रहे हो, दूसरों के साथ, अपने साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, क्या चीज़ें अच्छी कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बनाता है आपको। सो वैल्यू एजुकेशन बिल्ड कैरेक्टर, सिटीजनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पैथी। तो आपके अंदर सद्भावना क्रिएट करता है, आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पर्पस या फिर एनीथिंग दैट यू विल डू इन योर सोसाइटी, है ना। तो जो भी आप करोगे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो बेसिकली वही चीज़ दर्शाती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी कर्तव्य क्या है, एक सिटीजनशिप का क्या वैल्यूज होने चाहिए, क्या उनकी मोरल ड्यूटीज होनी चाहिए, और कैरेक्टर को बिल्ड करता है, आपकी चरित्र निर्माण को भी बिल्ड करता है। सो स्कूल एंड टीचर हेल्प ट्रांसमिट वैल्यूज टू नेक्स्ट जनरेशन। तो आपके जो स्कूल्स होते हैं और आपके जो टीचर्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं, जो आपको एकेडमिक लेवल में तो आगे पहुंचाने की हेल्प तो करते हैं, साथ में साथ वो नॉन एकेडमिक चीज़ें भी आपको सिखाते हैं, मतलब आपको मोरल एजुकेशन के बारे में, आपको एथिक्स के बारे में, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, आपको क्या चीज़ें सही करनी चाहिए, क्या चीज़ें सही हैं सोसाइटी के लिए, वो सारी चीज़ें भी सिखाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, ये हिंदी में शिक्षा में मूल्यों का महत्व। शिक्षा का महत्व मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि नैतिक और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। मूल्य शिक्षा चरित्र, नागरिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और सहानुभूति को निर्माण करती है। तो स्कूल और शिक्षक अगली पीढ़ी तक मूल्यों को पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ वैल्यूज पे। सो फर्स्ट इज द इट इज बेस्ड ऑन नेचर। तो ये नेचर पे बेस्ड है, तो डिफरेंट टाइप्स पे बेस्ड है। तो अगर नेचर पे बेस्ड की बात करें तो मोरल वैल्यूज क्या बताती है आपको? राइट और रॉन्ग बिहेवियर, कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी सही है, इंटीग्रिटी सबको साथ मिलकर रहना है, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, ना, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ट्रुथफुलनेस की मतलब आप सच बोलो हमेशा, वो आपकी मोरल वैल्यूज़ है। स्पिरिचुअल वैल्यूज़, जो आध्यात्मिक वैल्यूज़ आपके अंदर हैं, वो हैं रिलेटेड टू इनर पीस, कि आपके अंदर आप कितने मतलब कितना शांति का मन है आपका, आप फेथ किस चीज़ पे करते हो, आपका बिलीफ किन चीज़ों पे है। तो वो मतलब एक डिवाइन पावर तक जब आप पहुंच रहे हो, मतलब आप भगवान तक की भक्ति के लिए पहुंच रहे हो, आपके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी हैं, जैसे कि फेथ, कि आप किस चीज़ पे विश्वास करते हो, डिवोशन मतलब आप किसकी पूजा करते हो, किसको मानते हो, कंपैशन और नॉन वायलेंस और ह्यूमिलिटी। तो ये सारे आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज हो गई, कि अगर आप दैट इज बोलते हैं ना कि जब अगर आप वायलेंस करोगे तो इट मीन्स आपको भगवान बुरा कर्म, मतलब आपको बुरा फल देंगे जो आप कर्म करोगे। और अगर आप नॉन वायलेंस करोगे, मतलब अहिंसा के पथ पर चलोगे, जहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करोगे, ना बोली से और ना ही फिजिकल एक्टिविटीज से। सो अगर आप ऐसा करोगे तो इट मीन्स कि आप एक अच्छे इंसान बनोगे और भगवान आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाएंगे। सो वो स्पिरिचुअल वैल्यूज आपकी। सोशल वैल्यूज क्या है? प्रमोट हार्मनी एंड कोऑपरेशन इन सोसाइटी। तो ये हार्मनी को प्रमोट करता है, इट मीन्स कि सब लोग साथ मिलकर रहें, सब लोग साथ मिलकर काम करें। तो जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? टॉलरेंस, है ना, और सहन शक्ति कितनी आप में, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स और टीम वर्क। ओके, ये सारे आपकी सोशल वैल्यूज, एक सोसाइटी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है। आफ्टर दैट इज एस्थेटिक वैल्यूज। एस्थेटिक वैल्यूज क्या होती है? रिलेटेड टू ब्यूटी, आर्ट एंड एप्रिसिएशन ऑफ क्रिएटिविटी। सो एस्थेटिक वैल्यूज क्या होती हैं? इट मीन्स कि जो आपकी ब्यूटी से रिलेटेड है, सुंदरता से, कला से रिलेटेड है, या फिर क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करने की, जैसे कि लव फॉर नेचर, है ना, आर्ट एप्रिसिएशन, या फिर सेंस ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी, की आप कैसे बैलेंस बनाकर चल रहे हो, कैसे साथ में मिलकर चल रहे हो, आप
कितना प्यार करते हो नेचर को, है ना, कितना आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो, है ना, वो सारी चीजें आपकी एस्थेटिक वैल्यूज में आ गई कि आप ब्यूटी की तरफ जा रहे हो, आप सुंदरता की तरफ जा रहे हो। सुंदरता इन द सेंस की फेस वाली सुंदरता नहीं, जब आप बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से करने लग जाओ, सब चीजों में आप एक सुंदरपन देखने लग जाओ या फिर चीजों को सुधारने लगोगे। इकोनॉमिक वैल्यूज आ जाती है रिलेट टू प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपकी जो इकोनॉमिक वैल्यूज होती है वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होती हैं, मतलब आप कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे डिसाइड करते हो चीज़ों को, कैसे सही पथ पर चलते हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग होते हैं आपकी इकोनॉमिक वैल्यूज। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, डिसिप्लिन में रहोगे तो आप एक अच्छी जॉब ले सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप करोगे तो इट मीन्स आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट आपके पास होगा तो आप चीज़ों को, अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी में है आपका काम, तो आप बहुत अच्छे से हैंडल करोगे सभी सिचुएशन को, हर चीज़ में। पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या हैं, जो आपके गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, जो एक पॉलिटिकल लीडर के पास होनी चाहिए, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक लाइफ। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे डेमोक्रेसी हो गई, फ्रीडम हो गया, सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, जस्टिस हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया कि आपको लॉ के पद पर, मतलब जो लॉ कहता है वही आपको करना है, जो लीगल चीज़ें हैं वही करनी है, इलीगल चीज़ों को आपको नकारना है। सो मूल्यों के प्रकार प्रकृति पर आधारित हमने पढ़ लिया, नैतिक मूल्य होते हैं, आध्यात्मिक मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं, सौंदर्य मूल्य होते हैं, आर्थिक मूल्य होते हैं और राजनीतिक मूल्य। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ और ओरिजिन, की सोर्स क्या है उसका, कहाँ से आएगा, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है, कहाँ से वो आए हैं। तो पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज कहाँ से आती हैं आपकी, पर्सनल वैल्यूज आती है आपकी फैमिली से, आपके रिलीजन से, आपके पर्सनल रिफ्लेक्शन से, कि आप खुद से क्या विचार कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, तब आप खुद करके सीख रहे हो, इट मीन्स कि आपकी पर्सनल वैल्यूज है। तो इंडिविजुअल के खुद के बिलीफ डेवलप थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कि वो खुद एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर जो वैल्यूज आई हैं वो पर्सनल वैल्यूज हो गई। कल्चरल वैल्यूज क्या हो गई, जो शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोसाइटी। इट मीन्स कि जैसे आप बात कर लो स्कूल में, ठीक है, स्कूल की जो वैल्यूज आपको सिखाई जाती है स्कूल के द्वारा, वो कल्चरल वैल्यूज में आ गई, कि किसी मेंबर के द्वारा, एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी के मेंबर के द्वारा आपको जैसे चीज़ें सिखाई जा रही है, जैसे ट्रेडिशंस आपको बताए जा रहे हैं, है ना, आपको ट्रेडिशन के बारे में खुद से नहीं पता होता, आपको आपके पेरेंट्स बताते हैं या फिर सोसाइटी बताती है कस्टम्स के बारे में, और आपके कलेक्टिव बिलीफ क्या है, जैसे रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन इंडियन कल्चर। सो बेसिकली ये कल्चरल वैल्यूज है, कि आपका जो कल्चर है, सांस्कृतिक मूल्य, मतलब जो आपकी संस्कृति है वो आपका, वो दर्शाती है आपकी कल्चरल वैल्यूज को। फिर आ जाते हैं यूनिवर्सल वैल्यू, जो सभी के लिए समान है, सो एक्सेप्टेड बाय पीपल अक्रॉस कल्चर एंड सोसाइटी। तो डिफरेंट कल्चर के द्वारा एक्सेप्ट करी जाती हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ के द्वारा एक्सेप्ट करी जाती हैं। जैसे कि पीस हो गया, अब कोई इंसान जो है किसी भी कंट्री का लड़ना थोड़ी चाहेगा। ह्यूमन डिग्निटी हो गया, कि आप सबको मिलजुल कर सबके साथ रहोगे, ह्यूमन की लाइफ के बारे में सोचो, इक्वालिटी को प्रमोट करना, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एक तरह से ये सभी के अंदर होनी चाहिए वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज है। ओके, सो ये हिंदी में है सार्वभौमिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। तो सार्वभौमिक मूल्य क्या है, विभिन्न संस्कृति और समाजों के लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है, जैसे उदाहरण के लिए शांति, मानव गरिमा, समानता, पर्यावरणीय स्थिरता। ओके, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो टाइप्स क्या है, सी पार्ट क्या है, बेस्ड ऑन पर्पस और फंक्शन, की क्या उसका पर्पस है, किस लिए बनाई गई है वो वैल्यू। तो सबसे पहले आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। तो ये क्या होती है, मीन्स टू अचीव एन एंड। इट मीन्स कि जब आप एक एंड, आपका जो गोल है ना, उसको अचीव करने के लिए जो वैल्यूज यूज करते हो, जैसे डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे, सारे काम टाइम से करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसका एंड क्या है, टू अचीव सक्सेस। पोलाइटनेस, कि आप शांत रहते हो, तो शांत आप क्यों रह रहे हो, आपका मेन एम क्या है, टू मेंटेन हार्मनी, कि हर जगह लोग शांति से, शांत मन से रहें, एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन करें, है ना, वो सारी चीजें। फिर आ जाते हैं टर्मिनल वैल्यूज। तो टर्मिनल क्या होती है, एंड गोल ऑफ लाइफ, कि आपका एंड गोल क्या है लाइफ का, मतलब आपका जो जीवन पर्यंत आपका जो एंड गोल रहा है। इट मीन्स कि कोई भी काम करने के लिए, जैसे आपने सक्सेस भी पा ली, तो वो करने के लिए भी आपका मेन एम जो है आपका, वो क्या है, तो हैप्पीनेस हो गया, फ्रीडम हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया और सैल्वेशन हो गया, कि आपको मुक्ति चाहिए, आपको भगवान की प्राप्ति चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, वो एक तरह से आपका टर्मिनल वैल्यू हो गया। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको चाहिए, फ्रीडम चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप टर्मिनल, मतलब इसका जो पर्पस है वो क्या है, एंड गोल्स ऑफ लाइफ।
कि जो लास्ट में आप सारी चीज़ों जो मोह माया उनको छोड़ करके आप चाहते हो कि एक अच्छा जीवन हम जी सके, तो उसके लिए जो वैल्यूज़ होनी चाहिए। ओके, तो उद्देश्य या कार्यों के आधार पर वाद्य मूल्य है और टर्मिनल मान है। फिर आ जाता है रोल ऑफ स्कूल इन वैल्यू फॉर्मेशन। तो स्कूल का क्या रोल है वैल्यू फॉर्मेशन में? थ्रू करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले तो क्या है, मतलब करिकुलम, टेक्स्ट बुक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, स्कूल में वैल्यू फॉर्म कर सकते हो। मतलब आप करिकुलम में दर्शा सकते हो, जैसे आप मोरल एजुकेशन की एक बुक ले आओ, आप टेक्स्ट बुक में उनको इंक्लूड कर सकते हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ सिखा सकते हो। टीचर एक्ट एज अ रोल मॉडल। तो टीचर हर बच्चे के लिए, किसी ना किसी बच्चे के लिए एक रोल मॉडल का तो काम करती ही है। बच्चे सीखते हैं, जिस एज में बच्चे स्कूल आते हैं बच्चे सीखते हैं अपने टीचर्स से। जैसा टीचर बिहेव करते हैं वैसा ही बच्चे करते हैं। तो टीचर को भी एक वैल्यू फॉर्मेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचर भी। जैसे प्रोग्राम लाइक दैट इज वैल्यू एजुकेशन, मोरल साइंस एंड सिविक एजुकेशन इंस्टिल वैल्यूज। बेसिकली ऐसे प्रोग्राम कराने चाहिए स्कूल्स को, कॉलेजेस को, ताकि वो वैल्यू फॉर्म कर सके बच्चों के अंदर। तो जैसे ऐसे कुछ जो जैसे रोल प्ले के थ्रू बता दो आप, या फिर सेमिनार्स करा दो इसके थ्रू कि अगर आप नहीं मानोगे तो क्या होगा आपके साथ। एक्टिविटीज लाइक ग्रुप प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स, डिबेट्स एंड कम्युनिटी सर्विस एनकरेज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज। कि जब आप ग्रुप प्रोजेक्ट कराओगे तो बच्चे एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के भले के लिए करेंगे, सिर्फ अपने पर्पस के लिए नहीं, सबके लिए करेंगे। स्पोर्ट्स में बच्चे मिलजुल कर जब एक टीम स्पिरिट बनेगी, डिबेट्स करेंगे तो कैसे उन्हें शांत मन से एक दूसरे को काटना है, फॉर और अगेंस्ट में जाना है। और कम्युनिटी सर्विसेज के लिए जैसे कि आप दान दे दो, या फिर आप चैरिटी, मतलब जिसका मतलब चैरिटी आप कर दो, या फिर आप एनजीओज में बच्चों को लेकर जाओ, वहाँ के बच्चों को दिखाओ आप। तो इन सब चीज़ों के थ्रू आप बच्चों के अंदर वैल्यूज़ डाल सकते हो। ओके, वैल्यू फॉर्म कर सकते हो। ये हिंदी में है। पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और सह पाठ्य चर्चा गतिविधियों के माध्यम से आप सिखा सकते हो मूल्य निर्माण। ओके, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड वैल्यूज। तो अब आप ये समझोगे कि रिलेशनशिप क्या है एजुकेशन और वैल्यूज का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एजुकेशन एंड वैल्यूज आर डीपली इंटरकनेक्टेड। तो आपकी एजुकेशन आपको वैल्यूज सिखाती है ना। आपकी एजुकेशन, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, अगर आप ढंग से पढ़ते हो, ढंग से सारी चीज़ों को प्रमोट करते हो, या फिर उसके साथ मिलकर चलते हो, तो आपके अंदर वैल्यूज़ भी आती है। आपकी वैल्यू आपको एजुकेशन भी सिखाती है ना। तो मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब एजुकेशन का मतलब यहाँ पे किताबी ज्ञान ही नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है। एजुकेशन का मतलब आप इनफॉर्मल भी ले सकते हो, फॉर्मल भी ले सकते हो। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल, बट ऑल्सो अबाउट शेपिंग द मोरल, एथिकल एंड सोशल कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने एग्जाम दे दिया, आपको नॉलेज आ गई, आपको स्किल आ गई। एजुकेशन का मतलब है कि वो कैसे आपके मोरल, एथिकल और सोशल कैरेक्टर को कैसे चेंज करती है, कैसे उसको आकार देती है। जैसे फैमिली से आप सारी चीज़ें नहीं सीख पाते, इसलिए आपको स्कूल भेजा जाता है, इसलिए आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपको चीज़ों के बारे में समझ आए, आपके अंदर मोरल वैल्यूज डल सकें, आप एक तरह से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सारी चीज़ें सीख सको, है ना। तो इसलिए आपको आपकी जो मोरल एथिकल वैल्यूज हैं उनको शेप करने के लिए एजुकेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन, डेवलपमेंट एंड री ऑफ वैल्यूज, making education as a key tool in the process of individual and societal development. बेसिकली ये हेल्प करती है कि आपके अंदर नॉलेज ट्रांसमिट करने, आपके अंदर वैल्यू ट्रांसमिट करने, डेवलप करने, या फिर री मतलब जो आपके अंदर है उसको और भी बढ़ावा देना, है ना। उस वैल्यू को और भी बढ़ावा देना एक तरह से इसका मेन एम है। तो इससे एक एजुकेशन की टूल बन जाता है किसी भी इंडिविजुअल या सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए। ओके, कि अगर आपके पास वैल्यूज हैं तो इट मीन्स कि आपके पास एजुकेशन भी अच्छी होगी, आपने ज्ञान भी बहुत अच्छे से अर्जित किया हुआ, ज्ञान इन द सेंस कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, और जो आपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो सारी चीज़ें भी। ओके, समझ में आया इतना। आफ्टर दैट ये हिंदी में स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वाले से देख लेना। शिक्षा और मूल्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान और कौशल हासिल करना ही नहीं है, बल्कि व्यक्तियों की नैतिक और सामाजिक चरित्र को आकार देना भी है। फिर आ जाते हैं व्हाट आर वैल्यूज इन एजुकेशन। तो वैल्यूज इन एजुकेशन क्या है? वैल्यूज इन एजुकेशन रेफर्स टू द प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी डेवलप्ड इन स्टूडेंट्स थ्रू एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। वैल्यूज इन एजुकेशन, वैल्यूज इन एजुकेशन का क्या मतलब है? वो प्रिंसिपल्स या फिर वो स्टैंडर्ड बिहेवियर जो आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है टू बी डेवलप्ड इन स्टूडेंट थ्रू एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस।
कि जब भी आप एजुकेशन लेने आओगे, जब आप पढ़ोगे, है ना, तो आपसे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करी जाती हैं कि आप इन सब चीज़ों को आपके अंदर इनकलकेट कर सको, आपके अंदर डाल सको, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए, बतानी होनी चाहिए, दैट इज प्रिंसिपल्स और आपके स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, कि क्या स्टैंडर्ड रखा जाता है एक बच्चे से, जैसे एक टीचर स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, किस तरह से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, उन सब चीज़ों को। तो जैसे मोरल वैल्यूज हो गए, सोशल वैल्यूज हो गए, सिविक वैल्यूज हो गए, या फिर स्पिरिचुअल एंड एथिकल वैल्यूज हो गए। मोरल वैल्यूज क्या हो गया, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। सोशल वैल्यूज जैसे कि कोऑपरेशन हो गया, फिर टॉलरेंस हो गया। सिविक वैल्यू जैसे डेमोक्रेसी या जस्टिस, और स्पिरिचुअल और एथिकल वैल्यू जैसे कि एम्पैथी और नॉन वायलेंस। समझ में आया इतना? हिंदी में है स्टूडेंट, इसको भी देख लेना, हिंदी मीडियम वाले। नैतिक मूल्य जैसे ईमानदारी और जिम्मेदारी, सामाजिक मूल्य जैसे सहयोग और सहिष्णुता, और नागरिक मूल्य जैसे आपके लोकतंत्र और न्याय वाली आपके अंदर वैल्यूज हैं। आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य मतलब जैसे सहानुभूति या अहिंसा। तो ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप मतलब आपके अंदर बताई जाती हैं कि आपके अंदर होनी चाहिए। शिक्षा में मूल्यों से तात्पर्य व्यवहार के उन सिद्धांतों और मानकों से है जिन्हें शैक्षिक अनुभवों के माध्यम से छात्र में विकसित किए जाने की अपेक्षा की जाती है, कि आप एजुकेशन के थ्रू उन सब चीज़ों को और भी ज़्यादा डेवलप करोगे अच्छे से। सो एजुकेशन कैसे ट्रांसमिट करती है वैल्यूज़ आपके अंदर, कैसे डालती हैं। सो एजुकेशन सर्व एज अ मेजर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। एजुकेशन को, एजुकेशन इन द सेंस कि आप स्कूल भी बोल सकते हो, कि स्कूल को एक मेजर एजेंट माना जाता है आपके समाजीकरण में, आपको वैल्यू सिखाने के लिए, आपको सोसाइटी में कैसे रहना, उन सब चीज़ों के लिए। सो वैल्यू ट्रांसमिशन इन फॉलोइंग वे। सबसे पहले करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। तो सब्जेक्ट लाइक मोरल साइंस, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड सिविक्स इंक्लूड स्टोरीज, लेसन्स एंड केस स्टडीज दैट रिफ्लेक्ट कल्चरल एंड मोरल वैल्यू। तो जैसे सब्जेक्ट क्या, मोरल साइंस हो गया, लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री हो गया और सिविक्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों में, ये सारे सब्जेक्ट में आपको स्टोरीज देखने को मिलती है। आप सिविक्स में भी या फिर हिस्ट्री में भी कोई भी आप देख लो, उसमें आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, दो कैरेक्टर, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, आप साइंस में भी देख सकते हो इन सब चीज़ों को। तो वहाँ पे आपको स्टोरीज के थ्रू, स्टोरीज क्यों दिखाई जाती है आपको, मोरल साइंस सिखाने के लिए, मतलब आपको ये चीज़ें बताने के लिए कि हमारी कल्चरल और मोरल वैल्यूज़ क्या हैं। आपको बीच बीच में स्टोरीज आती हैं केस स्टडी के फॉर्म में, ये बताने के लिए कि आप कैसे दूसरों की हेल्प करते हो सोसाइटी में, कैसे आपको करनी चाहिए। मतलब आपको ये भी दिखाया जाता है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हो रही हैं, फिर आप उनको सही कैसे कर सकते हो। सो आपका जो हिडन करिकुलम होता है, जो अनरिटन लेसन्स होते हैं, फिर वैल्यूज़ होते हैं, फिर पर्सपेक्टिव दैट स्टूडेंट लर्न इन स्कूल, कि स्टूडेंट उन सब चीज़ों को सीखेगा स्कूल में, तो वो आपको हिडन करिकुलम में सिखाया जाता है। जैसे शर्ट का बटन टक करना, मैम को गुड मॉर्निंग बोलना, मैम आ जाए तो आपको थोड़ा खड़े हो जाना है, और अगर टीचर ने बोला है तो आपको जवाब देना है उसका। सो बेसिकली वो हिडन करिकुलम का ही पार्ट है। ऑल्सो ट्रांसमिट वैल्यू सच एज ओबीडियंस, कॉम्पिटिशन और कोऑपरेशन। तो आपके अंदर ओबीडियंस की भावना, कि आप एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता दर्ज करो, मतलब कृतज्ञता दिखाओ, कंपटीशन दिखाओ, या फिर कोऑपरेशन करो एक दूसरे के साथ। सो बेसिकली आपके अंदर ये ट्रांसमिट करी जाती है वैल्यूज हिडन करिकुलम के थ्रू। सो शिक्षा किस प्रकार मूल्यों का संचार करती है, तो शिक्षा निम्नलिखित तरीकों से सामाजिक और समाजीकरण और मूल्य हस्तांतरण के प्रमुख एजेंट है। जैसे पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें की हमने बात करी। फिर आ जाते हैं हम रोल ऑफ टीचर। तो रोल ऑफ टीचर क्या है, तो टीचर एक मोरल गाइड और रोल मॉडल की तरह काम करती है। बच्चे बनना चाहते हैं टीचर के जैसा, तो टीचर के अंदर भी वो वैल्यूज होनी चाहिए, और टीचर इस कैपेबल होनी चाहिए कि वो उनको उन वैल्यूज के बारे में सिखा सके। सो देयर बिहेवियर एटीट्यूड इन क्लासरूम प्रैक्टिस ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट्स वैल्यू डेवलपमेंट। तो उनका बिहेवियर, मतलब टीचर्स का बिहेवियर, टीचर का क्या एटीट्यूड है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों के डेवलपमेंट पे, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे। सिर्फ सिर्फ वैल्यूज़ ही नहीं, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि टीचर कैसे है, टीचर उन्हें कैसे सिखा रहे हैं, टीचर स्ट्रिक्ट है या फिर टीचर बहुत अच्छे से हैंडल करे सारी सिचुएशन को, तो वो देखना पड़ता है। ओके, फिर आ जाता है स्कूल एनवायरनमेंट। तो स्कूल एनवायरनमेंट क्या है, स्कूल्स कल्चर, रूल्स, रिलेशनशिप, डिसिप्लिन एंड पार्टिसिपेशन टीच वैल्यूज ऑफ ऑर्डर, फेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड इंक्लूजन। सो बेसिकली आपका जो स्कूल एनवायरनमेंट है, कि आप कौन से जगह पर आपका स्कूल है, या फिर स्कूल में कैसे और भी ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स कैसे हैं, रूल्स कैसे हैं वहाँ पे, रिलेशनशिप कैसे आपको दर्शाए जाते हैं, डिसिप्लिन क्या है, पार्टिसिपेशन होता है या नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाती हैं ऑर्डर के बारे में। ओके, फेयरनेस की क्या सही है, क्या चीज़ें सही हैं,
रिस्पेक्ट के बारे में और इंक्लूजन के बारे में, कि सबका अगर पार्टिसिपेशन होगा आपके स्कूल एनवायरनमेंट में, सभी बच्चों को इंक्लूड करा जाएगा, तो इट मीन्स कि बच्चों के अंदर भी वो वैल्यूज़ ट्रांसमिट होगी कि बच्चे भी आगे चलकर अगर टीचर बनेंगे या फिर किसी भी उसमें जाएंगे फील्ड में, तो वो उन्हीं चीज़ों को करेंगे, ओके, उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करेंगे अपने लाइफ में। सो शिक्षा किस प्रकार मूल्यों को संचार करती है, तो शिक्षाओं की भूमिका, शिक्षकों की भूमिका और स्कूल का वातावरण, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। तो डी इज द को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे हेल्प करती हैं, तो जैसे आपके डिबेट कॉम्पिटिशन हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, या फिर कम्युनिटी सर्विस हो गई, या फिर ग्रुप वर्क हो गया, ये भी प्रमोट करती हैं टीम वर्क को, लीडरशिप को और एम्पैथी को, है ना, कि आप सहानुभूति दिखाओ दूसरों के प्रति, दूसरे के दुख को अपना दुख मानो और दूसरों की हेल्प करो, लीडरशिप का रोल निभाओ आप, कि आप एक ऐसे लीडर बनो जो सबकी सुनता हो, जो सबके हक के लिए आवाज़ उठाता हो, टीम वर्क के लिए, ओके। सो ये है हिंदी में सह पाठ्य चर्चा और पाठ्येतर गतिविधियाँ, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू इन एजुकेशन। तो इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यूज़ की, तो सबसे पहले तो पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। वैल्यू हेल्प स्टूडेंट डेवलप पर्सनल कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, कि कैसे उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र होगा, उन सब चीज़ों में एजुकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब पर्सनल डेवलपमेंट में, किसी भी इंसान का डिसीजन मेकिंग में, या फिर उनके गोल क्या है, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है आपकी वैल्यूज़। सोशल हार्मनी में, मतलब सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रमोट टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि सब लोग शांति बनाए रखें एक दूसरे के प्रति, उनके मन में दैट इज ब्रदरहुड की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, ओके, और कंफ्लिक्ट रिड्यूस करे, और फिर मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ को समझे, है ना। तो डिफरेंट, अगर आपके इंडिया में या फिर आप किसी भी कंट्री में अगर डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कास्ट है, तो उन सब चीज़ों को आप सेलिब्रेट करो, ना कि उन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ो मिलजुल कर, ओके। सो ये भी एक वैल्यूज़ है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंस है वैल्यू की। सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी के बारे में सिखाती है। सो एजुकेशन फॉर वैल्यूज इज एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग रिस्पॉन्सिबल, इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव सिटीजन, कि एजुकेशन फॉर वैल्यूज हमें सिखाते हैं कि आप कैसे एक इन्फॉर्म सिटीजन बन सकते हो, कैसे आप चीज़ों के बारे में जान सकते हो, दूसरों को जानकारी दे सकते हो, अवेयरनेस आपके प्रति, आप दूसरों के प्रति क्या है आपके लिए, है ना, और आप एक एक्टिव सिटीजन बनो, कि आप पार्टिसिपेट करो इन द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द सिटीजन ऑफ द दैट इज आपका स्टेट, या फिर आप जहाँ पे भी रहते हो। इट स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाइक जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो जो आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, कि आपको सबके साथ न्याय करना है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आपको नहीं देखना है, उसके प्रति आपको आवाज़ उठानी है। लिबर्टी के साथ मतलब सब लोग मिलजुल कर रहो, किसी के प्रति कोई भी गलत भावना मत रखो, और इक्वालिटी मतलब समानता होनी चाहिए, ठीक है, सब लोग मिलजुल कर रहो, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो एथिकल डिसीजन मेकिंग आपको सिखाती है आपके वैल्यूज एंड एजुकेशन। तो टुडेज वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मोरल चैलेंजेस, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक सिविक सेंस नहीं होती है लोगों में, या मोरल चैलेंजेस इतने ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि लोगों को, जैसे आपने वृद्धाश्रम देखा होगा, आपने वीडियोस भी देखी होगी, कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अपने पेरेंट्स को ही रोड पे ही छोड़ जाते हैं कि वो अब वृद्धाश्रम में जिएंगे। सो बेसिकली वैल्यू एजुकेशन आपको हेल्प करती है कि सिखाने में, मतलब आपको थिंक क्रिटिकली और एक्ट एथिकली, कि आप क्रिटिकली सोचो किसी चीज़ के बारे में, आप ये भी सोचो कि यस, आप भी कभी पेरेंट, आप भी कभी दैट इज ग्रैंड पेरेंट बनोगे, आप भी कभी बूढ़े होंगे, तो आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो एथिकली एक्ट करो, कि जो चीज़ सही है सोसाइटी के लिए भी, और जो चीज़ सामने वाले इंसान के लिए भी, या किसी के लिए भी सही है, आप वैसे काम करो, ओके। फिर आ जाते हैं शिक्षा के मूल्य का महत्व हिंदी में। तो व्यक्तिगत विकास के लिए हेल्प करते हैं, सामाजिक सद्भाव के लिए, और नागरिकता और लोकतंत्र के लिए, और फिर नैतिक निर्णय लेने में हेल्प करती है। फिर हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन एजुकेशन का। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड वैल्यूज इन म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग, कि मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करती है, कि अगर आपके पास एजुकेशन इन्फ्लुएंस वैल्यूज है, या फिर वैल्यू इन्फ्लुएंस एजुकेशन है, मतलब आपकी एजुकेशन जो है वो वैल्यू को इन्फ्लुएंस करती है, और आपकी वैल्यूज एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब एजुकेशन पे प्रभाव डालती है। तो दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दोनों ही एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं। तो एजुकेशन जो है वो आपकी मोरल डेवलपमेंट को शेप करता है, आकार देता है, कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। सोशल और सिविक नॉर्म्स के बारे में बताता है आपकी एजुकेशन। कल्चरल हेरिटेज ट्रांसमिट करता है, मतलब आपकी जो विरासत है, आपकी जो कल्चरल हेरिटेज है,
उनके बारे में दर्शाते हैं आपकी एजुकेशन। बिल्ड कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, आपके अंदर इंटीग्रिटी डेवलप होती है और आपके अंदर एक चरित्र निर्माण मतलब एक अच्छा मोरल एजुकेशन आपके अंदर डेवलप होता है। आपकी वैल्यूज़ कैसे इन्फ्लुएंस करती है एजुकेशन को, तो ये पढ़ाती हैं, आपकी वैल्यूज से पता चलता है कि आपको क्या चीज़ें पढ़ानी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़ानी है, क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। शेप्स एजुकेशनल गोल्स, ये आपके एजुकेशनल गोल्स को आकार देती है। इट मीन्स कि आपकी जो वैल्यूज़ होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपके गोल्स रखे जाएंगे। ओके, आपके क्लासरूम बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है आपके वैल्यूज़, कि आपको कैसे दर्शाना है, कैसे एक तरह से टीचर की बात माननी है, कैसे आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि जहाँ पे आप टीचर का आदर करो, रिस्पेक्ट करो, वो सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। और डायरेक्ट करिकुलम कंटेंट, कि जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस में जो आपको कंटेंट दिया होता है वो भी आपकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कि आप किन वैल्यूज़ को फॉलो करते हो उनके अकॉर्डिंग ही आपका कंटेंट होता है। ओके, तो जैसे एग्जांपल क्या है, सोसाइटी दैट वैल्यूज इक्वालिटी विल डिजाइन एन एजुकेशन सिस्टम दैट एंश्योर इक्वल इंक्लूसिव एक्सेस फॉर ऑल। इट मीन्स कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपकी जो सोसाइटी है दैट वैल्यूज इक्वालिटी, की जो इक्वालिटी को वैल्यू देती है, मतलब जो समानता को वैल्यू देती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, वो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करेगी जो सभी के लिए इंक्लूसिव होगा, मतलब सभी के लिए होगा, मतलब समावेशी शिक्षा को वो बढ़ावा देगी। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर आप बोल सकते हो समावेशी शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देंगी। सो वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विल लीड टू एजुकेशन दैट प्रमोट इको कॉन्शियस बिहेवियर। सो बेसिकली आपकी वैल्यू जो है वो आपको जो वैल्यू है आपके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर, वो ये दर्शाएंगी कि आप एजुकेशन में उसको कैसे सिखा सकते हो एजुकेशन के थ्रू। तो आपकी एजुकेशन में वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी कि आप कैसे एनवायरमेंट के प्रति अच्छा काम कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आ सकते हो। जैसे अब आप यही देख लो कि आपकी एजुकेशन क्या इन्फ्लुएंस कर रही है आपके वैल्यूज़ को, और जो आपकी वैल्यूज़ है उसकी वजह से आपको ये एजुकेशन इन्फ्लुएंस वैल्यू सिखाया जा रहा है, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ दर्शाती हैं कि बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, टीचर्स को भी पता होना चाहिए, इसलिए आइए आपके बीएड प्रोग्राम में है। ओके, फिर हम आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में है शिक्षा और मूल्य के बीच परस्पर सदृढ़ है, मतलब संबंध परस्पर सदृढ़ है, तो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ओके, दोनों एक दूसरे के लिए। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज द चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग वैल्यूज इन एजुकेशन। तो हम एजुकेशन में वैल्यूज डाल सकते हैं, बट वो कैसे, उनमें चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ चुनौतियां भी होती है। तो सबसे पहले तो कल्चरल डाइवर्सिटी, इतना ज़्यादा डाइवर्स है हमारा इंडिया या फिर वर्ल्ड की बात कर लो, तो उसकी वजह से डिफरेंसेस तो क्रिएट रहते ही हैं सोसाइटी में, तो उसकी वजह से वैल्यू सिस्टम नहीं सिखा पाते अच्छे से। कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैन शिफ्ट फोकस फ्रॉम वैल्यूज टू मेयर सर्टिफिकेशन। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जा रहा है, मतलब मार्केट ही तो मानते हैं हम एजुकेशन को, कि वहाँ पे सिर्फ वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, अपने स्कूल्स ओपन करते हैं। उनका मेन एम ये नहीं होता कि लोगों को, बच्चों को वैल्यू सिखाई जाए, उनका मेन एम है सिर्फ सर्टिफिकेशन, मतलब डिग्री प्रोवाइड कर दो बच्चों को, वैल्यूज़ की कोई चिंता मत करो। ओवर एम्फेसिस ऑन एग्जाम्स में नेग्लेक्ट मोरल एंड सोशल लर्निंग, तो आपको मोरल और सोशल लर्निंग पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है एज कम्पेयर टू आपके एग्जाम्स के ऊपर, कि आपके एग्जाम आने वाले, आपका बर्डन बढ़ रहा है एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा सिखाई जाती हैं। वैल्यू कन्फ्लिक्ट अमंग होम, स्कूल, मीडिया एंड पीयर ग्रुप्स कैन कंफ्यूज लर्नर। तो बेसिकली आपकी फैमिली में कुछ और वैल्यूज़ हैं, आपके स्कूल की कुछ और वैल्यूज़ हैं, और आपको टीवी में कुछ और दिखता है, आपकी मीडिया आपको कुछ और बताती है, आपके पीयर ग्रुप की अलग है, तो उससे एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, एक तरह से चिंता पैदा हो सकती है बच्चे के मन में कि वो माने तो किसको माने, अपनी वैल्यूज़ को माने, बच्चों की वैल्यूज़ को माने, स्कूल की वैल्यूज़ को माने, या फिर फैमिली के वैल्यू को मानो, किसको माने। ओके, तो ये हिंदी में है शिक्षा में मूल्यों को एकीकृत करने की चुनौतियाँ क्या हैं। फिर आ जाते हैं वेज टू स्ट्रेंथन वैल्यू एजुकेशन। आप वैल्यू एजुकेशन को बढ़ा कैसे सकते हो, मजबूत कैसे कर सकते हो, तो आप वैल्यू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करो एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फ्रॉम एन अर्ली एज, कि बच्चे के छोटे उम्र से ही आप वैल्यू एजुकेशन को एक तरह से सब्जेक्ट लेकर आओ, जिसमें सिर्फ आप बच्चों को यही चीज़ें सिखाओ, कोई एग्ज़ाम या कुछ नहीं, बस आप उनको सिखाओ, उनके वैल्यूज़ उनके अंदर डेवलप करो, ट्रेन करो टीचर्स को इन वैल्यू सेंसिटिव पेडागोजी में, कि कुछ ऐसी पेडागोजी इन द सेंस की वो ऐसी चीज़ें भी पढ़ाए साथ साथ में बच्चों को जिससे उनके अंदर वैल्यूज़ भी आए। तो टीचर्स को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है कि सिर्फ करिकुलम और सब्जेक्ट नॉलेज ना देके आप वैल्यू एजुकेशन भी दो। डायलॉग एनकरेज करो, स्टोरी टेलिंग और रिफ्लेक्शन इन क्लासरूम, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ इन द सेंस की क्रिटिकल पेडागोजी को बढ़ाओ जिसमें बच्चे
ऐसे ही किसी चीज़ को ना मान के क्वेश्चन आंसर्स करें, डायलॉग हो, उनके बीच में बातचीत हो, इंटरेक्शन हो, स्टोरी टेलिंग के थ्रू उनको सिखाया जाए, तो ये सारी चीज़ों से वैल्यू एजुकेशन बढ़ती है। प्रमोटिंग सर्विस लर्निंग एंड सिविक एंगेजमेंट प्रोजेक्ट, तो आप सर्विस लर्निंग करो कि बच्चे खुद करके सीखे अपनी लाइफ में, और सिविक एंगेजमेंट प्रोजेक्ट्स में भी लेकर आओ बच्चों को, मतलब बच्चों को ये सिखाओ कि अगर आप लाइन में लगे हो तो आपको लाइन ब्रेक नहीं करनी है, सबको भी यही सिखाना है आपको। तो बेसिकली जो एक सिटीजन होने के जो भी वैल्यूज़ हैं वो सब चीज़ें भी आप सिखाओ, उनके लिए भी प्रोजेक्ट्स लेकर आओ स्कूल में। क्रिएटिंग अ वैल्यू रिच स्कूल कल्चर दैट प्रैक्टिस व्हाट इट प्रीचेस, कि वैल्यू रिच स्कूल कल्चर को क्रिएट करो, है ना, कि जो चीज़ें सही नहीं है उनको कैसे आप हटा सकते हो, जो चीज़ें सही हैं उनको कैसे आप रख सकते हो। तो एक मूल्य समृद्ध विद्यालय संस्कृति का निर्माण करना जो उपदेश देती है उसका पालन भी करती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं मूल्य शिक्षा को मजबूत करने के तरीके, जो हमने इंग्लिश में पढ़े, अभी ये हिंदी में है, हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली आपकी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो आपको मानने होते हैं, जो आपका अधिकार या फिर आप बोल सकते हो जो आपकी ड्यूटी होती है, जो आपके ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो आपको मानने होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, जैसे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, बेसिकली वही आपकी वैल्यूज भी हैं। So these values reflect the vision of founding father and provide a moral and legal framework for governance and citizenship। कि कैसे आप एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हो, मतलब क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, इलीगली मोरली क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है, उसका फाउंडेशन प्रोवाइड करते हो। मतलब बच्चों को बताते हो कि कैसे एक गवर्नेंस के लिए क्या चीज़ें सही हैं, सिटीजनशिप के लिए क्या चीज़ें सही हैं, गलत हैं। सो दीज वैल्यू गाइड हाउ द स्टेट फंक्शन, कि कैसे कोई स्टेट मतलब कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करेगी और कैसे सिटीजन रिलेट करेंगे टू ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। सो दे आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ जस्ट, मतलब एक जस्टिस मतलब न्यायवादी जो बोल सकते हो आप, सोसाइटी क्रिएट करेगी, इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट करेगी और इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट करेगी, जहाँ पे सभी लोगों को अधिकार होगा, उनके जो भी अधिकार है उससे रिलेटेड। और एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करती है इन सारी वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करने में बच्चों तक, और इन सारी वैल्यूज़ को रखने के लिए। ठीक है, सो ये संवैधानिक मूल्य क्या है इसके बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन वैल्यूज़ हैं आपकी, वो सारी चीज़ें आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं। तो संवैधानिक मूल्य भारत के संविधान में निहित मौलिक सिद्धांत और आदर्श हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन इंडिया। तो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपका प्रियम्बल जो है वो आपको दर्शाता है आपकी वैल्यूज के बारे में, तो उसमें ये सारी वैल्यूज लिखी भी होती है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और रिपब्लिकनिज्म। तो ये सारी वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप फॉलो करोगे अपनी लाइफ में। जस्टिस मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वे से, कि हर तरह से जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कि आपके पास अधिकार है कि आप अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके थॉट्स हैं, आपके बिलीफ क्या है, आपके फेथ क्या है, आपके वर्शिप क्या है, उन सब चीज़ों का आपके पास अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कि आपका जो स्टेटस है मतलब आप जो भी हो आपको इक्वल अधिकार मिलेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल होंगी हर सेक्टर में। फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। It means कि सभी को आप इक्वल नज़रिए से देखो, आप एक तरह से यूनिटी की भावना लेकर आओ कंट्री में, कि सब लोग समान हैं, कोई भी अलग नहीं है। सेक्युलरिज्म मतलब रिस्पेक्ट ऑफ और रिलीजन, मतलब धर्मनिरपेक्ष, कि आप ऐसे हो, मतलब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सारे रिलीजन को समान माना जाता है, सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करी जाती है। डेमोक्रेसी क्या है, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ एंड रिप्रेजेंटेशन, कि आपके पास अधिकार है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक सिंगल इंडिविजुअल ही एक सरकार गिरा सकता है, उठा सकता है। रूल ऑफ लॉ है कि आपको लॉ का पालन करना, आपको कानून के अधीन चलना है, और पार्टिसिपेशन भी आपके पास है। रिपब्लिकनिज्म मतलब लीडर चूजन बाय पीपल नॉट इनहेरिटेड, कि आपके जो भी लीडर होंगे, जो भी आपकी सरकार होगी, वो जन्म सिद्धांत अधिकार नहीं होगा, बल्कि वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। तो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल मेंबर इलेक्शंस में। सो ये वैल्यूज आर सपोर्टेड बाय फंडामेंटल राइट्स। तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स में, इन वैल्यूज को देखते हुए आपके फंडामेंटल राइट्स बनाए गए, ड्यूटीज बनाई गई,
और DPSP दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आपकी तैयार की गई, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियोस में। सो स्टूडेंट ये हिंदी में है, इसके बारे में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणतंत्रवाद, ये आपकी वैल्यूज आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि प्रियम्बल में भी लिखा है। सो इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑन एजुकेशन, की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है। सो बेसिकली एंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है वो हमें बताती है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी का भी अधिकार हम नहीं छीन सकते। सो जो आर्टिकल 21A है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो गारंटी करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की, सभी के पास मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए 6 से साल तक 14 साल तक के बच्चों के लिए, जो कि 2009 में आरटी एक्ट के अंदर आता है, 2009 में जो आया था। सो इट अपहोल्ड इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस बाय मेकिंग एजुकेशन अ राइट नॉट प्रिविलेज। तो बेसिकली ये इक्वालिटी को अपहोल्ड करता है, इक्वालिटी को दर्शाता है, और सोशल जस्टिस को, कि एजुकेशन आपका एक राइट है ना कि प्रिविलेज, कि किसी एक जो बड़ा इंसान है जो रिच है उसी को ही दिया जाएगा, सबके लिए समान अधिकार है एजुकेशन पर। सो प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है, मतलब गर्ल्स की एजुकेशन भी होनी चाहिए, SC ST के लिए भी, माइनॉरिटीज़ के लिए भी, और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं सभी के लिए, इन सब के लिए, ताकि ये भी इक्वल अपने आप को दर्शा सके सोसाइटी में। ओके, सो ये है हिंदी में शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, एक तरह से इसका प्रभाव है, शिक्षा पर संवैधानिक मूल्य का प्रभाव है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो इक्वालिटी प्रमोट करना, इट मीन्स कि सभी इक्वल हैं, कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सो एजुकेशन सिस्टम आर डिजाइन टू रिमूव कास्ट जेंडर। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसलिए ही बना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी बेसिस पे कोई भी डिस्पैरिटी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो हमारी जो पॉलिसीज है रिजर्वेशन से रिलेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो इक्विटी को प्रमोट करती है कि सबको समान अधिकार दिलाने के लिए। फॉर एग्जांपल जिसके पास नहीं है उसको आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दो ताकि सब इक्वल लेवल पर आ जाए। ओके, इट एनकरेज वैल्यू एजुकेशन दैट टीचेस रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ये आपको वैल्यू एजुकेशन के बारे में सिखाते हैं, है ना, और ताकि आप रिस्पेक्ट कर सको डाइवर्सिटी की और ह्यूमन डिग्निटी की भी, कि ह्यूमन वैल्यूज की भी आप रिस्पेक्ट कर सको। ओके, तो ये हिंदी में है। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण जैसी नीतियां समानता को बढ़ावा देती हैं। मूल्य शिक्षा को प्रोत्साहित करता है जो विविधता और मानव गरिमा के प्रति समान अधिकार हमें सिखाता है। फिर आ जाते हैं हम, दैट इज फोस्टरिंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, कि हमें एक डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बनाने में हेल्प करता है हमारी एजुकेशन। तो जो हमारा करिकुलम होता है, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, उसमें सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस और वैल्यू एजुकेशन होती है, जो क्रिएट करती है एक इन्फॉर्म और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि आप एक इन्फॉर्म सिटीजन हो, आपके पास हक है हर तरह के, और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हो। सो स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू थिंक क्रिटिकली। तो स्टूडेंट को सिखाया जाता है क्रिटिकली थिंक करने के लिए। इट मीन्स कि वो चीज़ों को सोच विचार करके सोचे, ना कि ऐसे किसी के भी बिलीफ को अपना मान ले। रिस्पेक्ट करें प्लूरलिज्म की, डिफरेंट जो कल्चर है, डिफरेंट जो डाइवर्सिटी है, उसको रिस्पेक्ट करें और पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, है ना। सो ये हिंदी में है, लोकतांत्रिक नागरिकता को बढ़ावा देना। सो स्टूडेंट, आफ्टर दैट इज द सेक्युलरिज्म इन एजुकेशन। सो सेक्युलरिज्म इन एजुकेशन क्या है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि कोई भी आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, स्पेशली इन द गवर्नमेंट फंडेड स्कूल, की जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स हैं उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। आपको सभी रिलीजन को इक्वल मानना होता है, तो आप किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग को स्कूल प्रमोट, इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग, रिलीजियस टॉलरेंस एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ, कि उनके क्या बिलीफ हैं, आप उनके बिलीफ को समझो। आप ये नहीं कि अपने दैट इज रिलीजन के बारे में दूसरों पर थोपो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशन फ्रॉम वेरियस कल्चर सेलिब्रेटेड, कि डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड सारे फेस्टिवल्स, सारे जो ट्रेडिशंस है वो सबको अधिकार, सम्मान अधिकार मिलना चाहिए, और सभी सेलिब्रेट होने चाहिए इक्वली, ताकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहे। सो इट एम्फोसिस ऑन जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म। तो इस जस्टिस और सोशल रिफॉर्म पर एम्फोसिस करता है, मतलब एजुकेशन एम्पावर्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स बाय टीचिंग देम अबाउट देयर राइट्स एंड लीगल प्रोटेक्शन। तो एजुकेशन एम्पावर करता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को, मतलब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को बढ़ावा देता है, उनको पढ़ाने के लिए अबाउट देयर राइट एंड लीगल प्रोटेक्शन। तो अगर हमारे पास एजुकेशन है, अगर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के पास एजुकेशन है, तो उनको उनके लीगल और राइट्स के बारे में पता चलेगा। सो इट एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल अवेयरनेस। तो सोशल अवेयरनेस बढ़ती है इससे, और क्रिटिकल थिंकिंग को भी एनकरेज करता है, क्योंकि ये स्टूडेंट अपने इनजस्टिस जहाँ पे भी
उनके साथ असमानता उनको मिल रही है या फिर उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव के खिलाफ भी वो आवाज़ उठा सकते हैं अगर उनके पास अच्छी एजुकेशन है तो। ये हिंदी में स्टूडेंट इससे रिलेटेड धर्म में, शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता और न्याय और सामाजिक सुधार पर जोर। फिर हम आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैटर्निटी। तो टेक्स्ट बुक और जो हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, ये प्रमोट करते हैं नेशनल आइडेंटिटी को, कि हम कौन हैं, अलोंग विद द रिस्पेक्ट फॉर रीजन एंड कल्चर डाइवर्सिटी, कि हम अपने रीजन और कल्चर डाइवर्सिटी को भी साथ में लेकर चलते हैं और अपनी आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों की आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाता है कि सब लोग मिलकर साथ काम करते हैं। हमारे इंडिया की बात करें तो एजुकेशन सपोर्ट यूनिटी, तो एजुकेशन एकता को सपोर्ट करता है, एम्पैथी को सपोर्ट करता है और कोऑपरेटिव वैल्यूज को, कि सब लोग साथ मिलजुल कर काम करें। ठीक है, इसलिए हम एजुकेशन में देखते हैं कि सभी बच्चे एक साथ मिलकर एक क्लास में बैठकर पढ़ते हैं बिना किसी मतभेद के, फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स। ओके, सो ये हिंदी में इसके बारे में, दैट इज राष्ट्रीय एकता और बंधुत्व का विकास। पढ़ लेना इसे स्टूडेंट जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, ताकि आप अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकोगे। सो आफ्टर दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डायरेक्टली रिलेटेड टू एजुकेशन। तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आर्टिकल 45, ये हमें बताता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चाइल्ड बिलो एज ऑफ 6, कि जो 6 साल से कम बच्चा है, 6 साल की उम्र से कम बच्चा है, उसको ECCE मतलब उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दो। आंगनवाड़ी में या प्री जो स्कूल्स होते हैं, है ना, प्री प्राइमरी लेवल जिसको बोलते हैं, उन स्कूल्स में ये सारी चीज़ों को प्रमोट करना। आर्टिकल 46 कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। ओके, तो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, इट मीन्स कि जो भी जिसके भी राइट्स हैं उनको आप प्रमोट करो, उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करो, उनके लिए रिजर्वेशन दो, उनके लिए सहायता दो, स्कॉलरशिप दो, जो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ है। 29 और 30 प्रमोट करता है माइनॉरिटीज़ के राइट्स को, टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि वहाँ पे भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं उनके लिए भी, और उनके कल्चर को प्रिजर्व करके ही। मतलब ये नहीं कि आपने उधर स्कूल्स तो बना लिए बट टीचर्स ऐसे रख दिए जिनको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज का पता ही नहीं है, तो आप उसको प्रमोट ही नहीं कर पाओगे। तो उनके खुद के कल्चर को भी प्रिजर्व करके, संभाल करके आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो। आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज जिसमें लिखी हैं, तो ये हमें डेवलप करता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, कि हमारे अंदर सहन करने की भावना हो, सहन शक्ति हो, मतलब हम ऐसे किसी पे गुस्सा ना करें, एक तरह से हमारा जो एटीट्यूड है वो एक साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, है ना, और ह्यूमनिज्म पे फोकस करें। इट मीन्स कि आप लोगों के लिए काम करो और आपके अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, कि कोई भी बात अगर आपके साथ गलत होती है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। तो इट प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, कि सब लोग मिलजुल कर रहे, सब लोगों के अंदर भाईचारे की भावना हो, इसको ये प्रमोट करता है। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर, तो इंडिया का कल्चर इतना ज़्यादा डाइवर्स है, इसकी वजह से हमें सभी लोगों के कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है, संभाल करके रखना है, और सभी लोगों को वैल्यू करो। ऐसा नहीं कि आप डिस्क्रिमिनेशन करो, उनके बीच में भेदभाव करो। ओके, तो ये है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 29 और 30, 51A जो मौलिक कर्तव्य हमारे दर्शाते हैं। फिर आ जाते हैं रोल ऑफ एजुकेशन इन अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, की एजुकेशन का क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बढ़ाने में, मतलब उनको और भी ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिलाने में या फिर उनको प्रमोट करने में। तो करिकुलम डिज़ाइन, हमारा जो करिकुलम डिज़ाइन है वो करता है रिफ्लेक्ट हमारे लिबर्टी के प्रिंसिपल्स को, हमारी इक्वालिटी के प्रिंसिपल को और हमारे सेक्युलरिज्म को के प्रिंसिपल को, कि हमारी जो एजुकेशन है वो धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी धर्म के बारे में ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, इक्वालिटी को प्रमोट करें और लिबर्टी को प्रमोट करें। पैडागोजी, आर्ट ऑफ टीचिंग कैसी होनी चाहिए, तो ओपन डायलॉग होना चाहिए, क्वेश्चनिंग और एथिकल रीजनिंग होनी चाहिए क्लास में, ताकि सभी बच्चों की लैंग्वेज को प्रमोट करा जा सके, सभी बच्चों के एटीट्यूड्स को प्रमोट करा जा सके और सभी बच्चों की पार्टिसिपेशन भी हो। टीचर का क्या रोल है, टीचर एक रोल मॉडल की तरह, फैसिलिटेटर की तरह काम करती है सिविक एजुकेशन में। मतलब अगर आपको बच्चों को अच्छी एजुकेशन, मतलब मोरल एजुकेशन सिखानी है, उनको अच्छा सिटीजनशिप बनाना है, तो पहले खुद को अच्छा सिटीजनशिप बनना पड़ेगा, पहले खुद को एक अच्छा रोल मॉडल दर्शाना पड़ेगा, जिसकी वजह से बच्चे आपको देखकर सीख सकें। स्कूल कल्चर, तो स्कूल कल्चर भी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को दर्शाता है।
तो मस्ट डेमोन्स्ट्रेट वैल्यूज ऑफ फेयरनेस, कि सभी के साथ इक्वल तरह से आप बिहेव कर रहे हो, इंक्लूजन है, रिस्पेक्ट है और कोऑपरेशन इन डेली प्रैक्टिसेस है। ओके, फिर ये हिंदी में है स्टूडेंट, इसके बारे में संवैधानिक मूल्यों को कायम करने रखने में शिक्षा की भूमिका क्या है। आफ्टर दैट इज चैलेंजेस क्या आते हैं इम्प्लीमेंट करने में, तो इनइक्विटी स्टिल एग्जिस्ट इन एक्सेस, इक्वालिटी एंड आउटकम। तो आपकी जो इनइक्विटीज हैं, मतलब अभी भी इतनी सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं बट वो रियल लाइफ में बहुत कम हद तक फॉलो हो रही हैं। तो इनइक्विटीज अभी भी हैं कि सभी लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही, और जो आउटकम्स है वो भी डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं, मतलब कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं पे जस्टिस नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें। सोशल बाइसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। क्लासरूम में हमें ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, जैसे टीचर किसी को प्रायोरिटाइज करती है, किसी को नहीं देती है प्रायोरिटी। लैक ऑफ प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल सिविक वैल्यूज, कि टीचर ट्रेनिंग ही नहीं है, उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिल पाई है कि वो सिविक वैल्यूज सिखा सके बच्चों को, तो उनके पास ही उतने अधिकार या फिर मतलब आप बोल सकते हो उनके पास ही उतनी नॉलेज नहीं है, टीचर्स की वजह से भी हमें इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। सो समटाइम पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में डिस्टोर्ट द ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कि जो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, जो आपकी जैसे सरकार है, सरकार में जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर उनकी वजह से भी कई बारी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो एक तरह से नहीं पालन करा जाता उन सब चीज़ों का, बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजीज, उनकी जो भी आइडियोलॉजीज है, उनकी जो भी पर्सपेक्टिव है, उनकी वजह से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कभी कभी राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण को विकृत कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव अप्रोचेस एजुकेशन एंड वैल्यूज के बारे में, तो मतलब डी पार्ट पे हम आ गए हैं। उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन। तो ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एम्फसाइज द एजुकेशन इज बोथ राइट इन इटसेल्फ एंड एज अ मीन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अदर ह्यूमन राइट। तो राइट टू एजुकेशन हमारा एक एक्ट भी है, मतलब एक हमारा एक राइट भी है, और हमारी एजुकेशन हमें और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में दर्शाती है, हमें और बाकी जो हमारे राइट्स हैं उसको उसको उसके बारे में हमें बताते हैं, उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, मतलब उसको कैसे हम दैट इज यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो भी हमें सिखाती है। तो फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट एजुकेशन शुड नॉट ओनली ट्रांसमिट नॉलेज, तो एजुकेशन का मेन एम सिर्फ नॉलेज या फिर स्किल्स ट्रांसमिट करना नहीं है, बल्कि वैल्यूज़ को भी दर्शाना है, वैल्यूज़ को भी प्रमोट करना है, एटीट्यूड्स को भी और भी ज़्यादा अच्छा बनाना है बच्चों के, और बिहेवियर को जो सपोर्ट करे ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड पीस। ठीक है, तो हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो इक्वालिटी, फ्रीडम और पीस को प्रमोट करें, मतलब सब लोग इक्वल रहें, फ्रीडम हो हर चीज़ के लिए, और पीस को प्रमोट कर सके। ओके, सो स्टूडेंट ये हिंदी में है परिचय। तो शिक्षा में मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य इस बात पर बल देता है कि शिक्षा अपने आप में एक अधिकार है और अन्य मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने का एक साधन भी है। ओके, फिर अब हम आ जाते हैं व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? सो ह्यूमन राइट्स आर द यूनिवर्सल राइट्स एंड फ्रीडम दैट एवरी पर्सन इज एंटिल्टेड टू बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, रेस, जेंडर, रिलीजियस एंड स्टेटस। सो आपके जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब सभी के लिए सेम होते हैं, सभी के पास इक्वल हक होता है कि वो उसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी मतलब क्या कोई नेशनलिटी है उनकी, या फिर रेस क्या है उनकी, जेंडर क्या है, तो कोई भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो दे इंक्लूड राइट टू लाइफ है उनके पास, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू एजुकेशन है, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन है, और राइट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ भी है। ओके, तो राइट टू एजुकेशन भी एक आपका राइट है। तो बेसिकली जो आपकी राइट्स हैं ये डॉक्यूमेंट्स में हैं, जैसे कि यूडीएचआर में, यूडीएचआर में भी इनके बारे में लिखा है कि आपके राइट्स हैं आपके पास। यूएन कन्वेंशन और राइट ऑफ चाइल्ड, जिसमें इसके बारे में लिखा है चिल्ड्रंस के क्या राइट हैं, और यूएनसीआरपीडी में, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। सो बेसिकली हर जगह पे आपके राइट्स के बारे में मेंशन है जो यूनिवर्सल होते हैं। ओके, सो मानवाधिकार क्या है? तो मानवाधिकार वे सार्वभौमिक अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं, चाहे उसकी राष्ट्रीयता, जाति, लिंग, धर्म या स्थिति कुछ भी हो, वे सम्मिलित करते हैं सारे अधिकार। फिर आ जाते हैं हम ह्यूमन राइट्स अप्रोचेस इन एजुकेशन। तो ह्यूमन राइट अप्रोचेस क्या है एजुकेशन में? तो सबसे पहले एजुकेशन एज अ ह्यूमन राइट। तो एजुकेशन को एक ह्यूमन राइट माना गया है कि कोई भी इंसान धरती पर जो पैदा हुआ वो एजुकेशन ले सकता है, उसके पास अधिकार है
ठीक है। तो जो अगर हम बात करें UDHR की, जिसके बारे में अभी हमने देखा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो उसमें बात करें आर्टिकल 26 की, तो वो ये दर्शाता है कि हमें ह्यूमन राइट, मतलब हमारा ह्यूमन राइट है एक एजुकेशन। और अगर इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हम ये वाला अपना राइट को हक में ले सकते हैं। तो एक्सेस टू एजुकेशन मस्ट बी यूनिवर्सल, इंक्लूसिव एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, कि हमारे पास एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन की, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल है, सभी के लिए लागू होता है। एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, तो एजुकेशन किस लिए है? ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए। तो एजुकेशन मस्ट टीच स्टूडेंट अबाउट ह्यूमन राइट, तो हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमारी ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें सिखा सके, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, और कैसे हम उनका आदर, कैसे हम उसका सम्मान कर सकते हैं। ये हमें डेवलप करती है एम्पैथी, मतलब हमारे अंदर ये सारी भावनाएं डेवलप करती हैं, वैल्यूज डेवलप करती हैं, नॉन वायलेंस की, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी की और जस्टिस की। ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच HRBA टू एजुकेशन क्या है? लर्नर सेंटर्ड, पार्टिसिपेटेड, इंक्लूसिव टीचिंग मेथड यूज होने चाहिए आपकी क्लास में, ताकि आप पार्टिसिपेशन शो कर सको। एम्पावर लर्नर्स टू क्लेम देयर राइट्स एंड रिस्पेक्ट अदर्स राइट, कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, आप बच्चों को एम्पावर करो, उनको उनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाओ कि वो अपने राइट्स को क्लेम कर सके एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, और रिस्पेक्ट कर सके दूसरों के राइट्स की। स्कूल बिकम सेफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस वेयर इक्वालिटी एंड डिग्निटी आर प्रैक्टिस डेली। तो एक स्कूल एक सेफ प्लेस है, या फिर आप बोल सकते हो सेफ प्लेस है, जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को लागू कर सकते हो, जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को बता सकते हो, है ना, वहाँ पे वो प्रैक्टिस हो सकती है। ये शिक्षा के मानवाधिकार दृष्टिकोण का, शिक्षा एक मानवाधिकार है, मानवाधिकारी को के लिए शिक्षा और शिक्षा के प्रति मानव अधिकार आधारित दृष्टिकोण। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं की ह्यूमन राइट्स वैल्यूज प्रमोटेड थ्रू एजुकेशन। तो क्या क्या ह्यूमन राइट वैल्यूज हमें मतलब प्रमोट करनी चाहिए, फिर एक ह्यूमन के लिए ज़रूरी है? तो डिग्निटी, मतलब एवरी पर्सन डिजर्व रिस्पेक्ट एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट, तो हर इंसान के पास हक है कि वो रिस्पेक्ट डिजर्व करे, है ना, और एक तरह से ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व करे जो एक मानव को करना चाहिए किसी के साथ। ओके, तो मतलब अच्छे से बात करो, इक्वालिटी होनी चाहिए कि सबके पास इक्वल हक होना चाहिए, सबके पास सेम राइट्स है, और सभी को बिल्कुल समान अधिकार दो। फ्रीडम होना चाहिए, मतलब सबके पास अपने बात बोलने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने के, रिलीजन फॉलो करने के और मूवमेंट को करने के लिए सबके पास क्या होना चाहिए? फ्रीडम होना चाहिए। जस्टिस, मतलब फेयर ट्रीटमेंट इन लॉज, की अगर किसी का मतलब अगर लॉ के खिलाफ कुछ हुआ है तो वहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट करो, आप सही, बिल्कुल सटीक, सही तरह से जस्टिस करो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस में। नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, मतलब कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, डिसेबिलिटी या फिर रेस या किसी भी बेसिस पे। पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि हर इंसान के पास हक है कि वो पार्टिसिपेट कर सके, उसकी आवाज़ सुनी जाए और एक्टिव सिटीजनशिप को प्रमोट करा जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर राइट्स है तो आप राइट्स की रिस्पेक्ट भी करोगे। बोलने का अधिकार है आपका, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अब्यूजिव लैंग्वेज भी बोलने लग जाओगे और बोलोगे कि हमारे पास तो अधिकार था। नहीं, आपको अपने ड्यूटीज़ के परे नहीं जाना, आपको अपने दैट इज रूल्स और रेगुलेशंस के परे नहीं जाना है। ओके, तो ये हिंदी में स्टूडेंट इसके बारे में, शिक्षा के माध्यम से प्रमुख मानवाधिकार मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट इज द रोल ऑफ एजुकेशन एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट। तो एजुकेशन का क्या रोल है ह्यूमन राइट को एडवांस करने में, बढ़ाने में? तो एम्पावर मार्जिनाइज कम्युनिटीज टू असर्ट देयर राइट्स। तो ये मार्जिनाइज कम्युनिटीज को बढ़ावा देता है कि वो अपने राइट्स के बारे में उनके राइट्स के बारे में उन्हें पता चल सके, जैसे कि गर्ल्स को, डिसेबल्ड चिल्ड्रन को, या फिर माइनॉरिटी ग्रुप को, जो अल्पसंख्यक लोग हैं या फिर जो कम है। ये पीस बिल्डिंग को प्रमोट करता है कि सब लोग शांति बनाए रखें, और कन्फ्लिक्ट को कैसे आप सोल्व कर सकते हो एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग सिखा के, कि आप किसी भी चीज़ में उलझने की कोशिश मत करो, उसको शांति से सॉल्व करने की कोशिश करो। इस चीज़ को आपकी एजुकेशन सिखाती है। प्रिजुडाइज को काउंटर करता है और हेट करता है थ्रू इंटरकल्चरल लर्निंग एंड टॉलरेंस। तो मतलब आपके लिए, किसके लिए क्या ख्यालात हैं, या फिर आप ये जो बोलते हो कि गर्ल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, इन सबको काउंटर करता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और बल्कि ऐसा होना चाहिए कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और हेट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, इसके प्रति, इंटरकल्चरल लर्निंग के प्रति या फिर टॉलरेंस के प्रति। ओके, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बिल्ड करने में हेल्प करता है हमारी एजुकेशन, ताकि हम इन्फॉर्म्ड और एक्टिव सिटीजन बना सके। तो बेसिकली अगर आप हर पॉइंट को देखोगे तो सेम वही पॉइंट है वैल्यूज में, है ना। तो आपको पेपर में कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाते हैं हाउ वैल्यूज एंड ह्यूमन राइट्स आर इंटरलिंक्ड इन एजुकेशन।
तो कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो रिस्पेक्ट, तो ह्यूमन राइट कैसे लिंक है, तो ट्रीटेड ऑल इंडिविजुअल विद डिग्निटी, है ना, तो सबको समान अधिकार दिया जाता है। एम्पैथी मतलब आप दूसरों की सिचुएशन को समझो, दूसरों के दुख को समझो, ओके। जस्टिस की भावना होनी चाहिए, मतलब सबको फेयरली ट्रीट करो, समान अधिकार दो, और जो भी राइट्स जिसके भी अगर गलत हो रहे हैं, मतलब उसके साथ नहीं फॉलो हो रहा, तो आप उसको बताओ कि उसके राइट्स हैं इन सब चीज़ों के बारे में। फ्रीडम ऑफ थॉट है कि आप अपने पर्सपेक्टिव दे सकते हो, डायलॉग कर सकते हो, मतलब अपनी जो भी आपकी सोच है वो आप बता सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी की तरह भी एक्ट करो, मतलब आपकी कुछ ड्यूटीज भी है जो आपको फॉलो करनी होती है अगर आप राइट मनवाना चाहते हो अपने, ओके, उनका आपको ध्यान में रखना है। सो आफ्टर दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज इन स्कूल। तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज क्या है, आप स्कूल में इन राइट्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो आप इंटीग्रेट करो ह्यूमन राइट एजुकेशन को करिकुलर में, मतलब आप सोशल साइंस में दर्शा सकते हो ह्यूमन राइट्स के बारे में, एथिक्स एक सब्जेक्ट है उसमें दर्शा सकते हो, लिटरेचर में और सिविक्स में, ओके। डेमोक्रेटिक क्लासरूम एंड मैनेजमेंट को फॉलो करो, मतलब आप क्लासरूम में ही डेमोक्रेसी को बताओ बच्चों को, सिर्फ उनको डेफिनेशन के बारे में ही नहीं, उनके जो रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में बताओ। स्टूडेंट की वॉइस को एनकरेज करो, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ कि वो भी पार्टिसिपेट कर सके एक्टिविटीज़ में, अपनी बात रख सके। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करो कि दोनों को समान अधिकार दो। डिसेबिलिटी इंक्लूजन होनी चाहिए, मतलब सभी बच्चों को इंक्लूड करके चलो रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी या फिर एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि आप दूसरों के कल्चर के प्रति ऐसा नहीं कि आप मजाक उड़ाओगे, उनके प्रति आपको सद्भावना भी दिखानी पड़ेगी, ओके। तो कंडक्ट वर्कशॉप, डिबेट्स और अवेयरनेस ड्राइव्स एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट आप कंडक्ट कर सकते हो, ताकि आप इन सब चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से उनको लर्निंग बाय डूइंग करा के या फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देके आप सिखा सको, ठीक है। सो आफ्टर दैट इज द, ये हिंदी में है, स्कूलों में कार्यान्वयन रणनीतियाँ क्या हो सकती है। फिर आ जाते हैं चैलेंजेस टू रियलाइजिंग द ह्यूमन राइट अप्रोच इन एजुकेशन की क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, की क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, अर्बन और रूरल, रिच वर्सेस पुअर, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि अर्बन स्कूल में ज़्यादा फैसिलिटीज़ है पर रूरल में नहीं है। जेंडर और कास्ट भी डिस्क्रिमिनेशन भी होता है स्कूल्स में, जैसा किताबों में लिखा होता है वैसा फॉलो नहीं करा जाता है बिकॉज ऑफ मैनी सिचुएशंस, ओके। लैक ऑफ अवेयरनेस है, मतलब टीचर्स के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है इन सब चीज़ों के प्रति, तो स्टूडेंट को कैसे बता सकते हैं, तो स्टूडेंट्स भी उनको अपने ह्यूमन राइट्स के प्रति अवेयर नहीं है। वो वॉयलेशन इन प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, किताबी ज्ञान तो है ये सारा, बट अगर हम प्रैक्टिस करें रियल लाइफ में देखें तो इन सब चीज़ों का वॉयलेशन होता है, मतलब इन सब चीज़ों को नहीं मानते। जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट आप देखते हो, कितनी न्यूज़ आती हैं कि बच्चे को मारा टीचर ने, है ना, स्केल से मारा, थप्पड़ मारा, उसको खून आ गया। एक्सक्लूजन होता है कि उनको इंक्लूड नहीं करा जाता, जैसे स्पेशली लड़कियों को या फिर डिसेबल्ड बच्चों को, और बुलिंग भी फेस करने को मिलती है बच्चों को, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि व्यवहार में उल्लंघन भी होता है, जैसे शारीरिक दंड, बहिष्कार या फिर धमकाना भी फेस करने को मिलता है। फिर आ जाते हैं सोशियोलॉजी रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल इश्यूज थ्रू एजुकेशन। तो सोशियोलॉजी रिस्पॉन्स क्या है, आप सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। सो सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो सोशियोलॉजी क्या है, आप जब सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो, सोसाइटी में ह्यूमन का क्या बिहेवियर होना चाहिए उसकी एक स्टडी है, वो आपको समझाने में हेल्प करती है ना। एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में, जो भी आपके जैसे सोसाइटी में जो इश्यूज़ हैं, जो एनवायरमेंट में जो इश्यूज़ हैं, उनको समझाने में आपको हेल्प करती है। तो इट एग्जामिन हाउ सोशल सिस्टम, वैल्यूज और इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरमेंट, कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आप जो चीज़ों को बहिष्कार करते हो या फिर चीज़ों को नहीं मानते हो, तो कैसे उसका एनवायरमेंट पे फ़र्क पड़ता है, और एक सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्ड करती है टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस। जो चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं एनवायरमेंट में, उसमें सोसाइटी उसको पॉजिटिव वे में लेकर चल रही है या फिर उसको संभाल ही नहीं रही है। जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में देखें तो इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है हमें इस दौरान कि लोग उसको संभाल ही नहीं रहे, और उसका बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप बोल सकते हो, बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा आने वाले फ्यूचर में। सो थ्रू एजुकेशन सोशियोलॉजी प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो एजुकेशन के थ्रू सोशियोलॉजी एनवायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, हम क्या एक्शन ले सकते हैं, है ना, एनवायरमेंट के प्रति, और एम्पावर कर सकते हैं इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ को कि वो कंट्रीब्यूट कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। मतलब उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करा सकते हैं सोसाइटी में, ताकि उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पता चले, कैसे वो डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं आज, ताकि वो आने वाली जनरेशन या खुद को आने वाले टाइम में
हानि ना पहुंचा सके। जैसे वो सोलर लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें अपनी अपने काम में। सो ये परिचय इसके बारे में। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज द एनवायरमेंटल इश्यूज एज अ सोशल कंसर्न। सो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, वाटर स्कार्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सारी इतनी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये दीज आर नॉट जस्ट साइंटिफिक बट आर और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, बट दे आर ऑल्सो डीपली सोशल। सो बेसिकली ये जो डिफोरेस्टेशन देखने को मिलता है, ये साइंटिफिक इशू ही नहीं है, बल्कि आपके सोशल लाइफ से भी रिलेटेड है, मतलब सोसाइटी से भी रिलेटेड है कि इनका कितना ज़्यादा नुकसान है आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी सोशल लाइफ पे। सो इट इज़ कोज्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर। सो ये होता किस वजह से, ये सारी चीज़ें, जैसे हमें पानी की कमी देखने को मिलती है, इतना पॉल्यूशन है इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में, क्लाइमेट चेंज जो देखने को मिल रहा है, ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं, है ना। सो ये बिकॉज दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द ह्यूमन बिहेवियर, लोगों की वजह से कि कूड़ा फेंक देते हैं ऐसे ही, है ना, ध्यान नहीं रखते हैं। सो कंजप्शन पैटर्न की वजह से और इंडस्ट्रियल सिस्टम की वजह से ये सारी चीज़ें, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपना गंदा पानी जो रिवर की तरफ पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से रिवर पोल्यूशन होता है, हमारी जो रिवर की डाइवर्सिटी है, वाटर डाइवर्सिटी है, वो भी खत्म होने लग रही है। सो इट इज़ अफेक्टेड बाय सोशल इनइक्वालिटीज वेयर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफन सफर मोर। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें अभी जो होने लग रही हैं, वो अभी जो सोशल इनइक्वालिटी को पैदा करती है, फिर अफेक्ट होती है सोशल इनइक्वालिटी से, क्योंकि ये मार्जिनलाइज ग्रुप को ज़्यादा सफ़र करने को मिलता है यहाँ पे, है ना। तो जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं उन वो ज़्यादा सफ़र करते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और जो गरीब हैं उन सबको। सो रिक्वायर कलेक्टिव एक्शन एंड पॉलिसी चेंज, नॉट जस्ट इंडिविजुअल एफर्ट। तो अब इन सब चीज़ों को सही करने के लिए हमें कलेक्टिव एक्शन लेने होंगे, मतलब सबको मिलजुल कर, सिर्फ एक इंसान से ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉलिसी में चेंज होना चाहिए रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और कलेक्टिव एक्शन सबको मिलकर के काम करना चाहिए इसके रिगार्डिंग। सो सोशियोलॉजी हेल्प अनकवर्स हाउ सोशल नॉर्म्स, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज शेप एनवायरमेंटल आउटकम्स। तो हमारी सोशियोलॉजी हमें ये बताती है कैसे कि किसी पॉलिटिकल की विचारधारा, पॉलिटिकल लीडर की विचारधारा एक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकती है। उनकी जो पॉलिसीज़ जो बनाते हैं, रिफॉर्म्स जो लेकर आते हैं एनवायरमेंटल से रिलेटेड, वो सब कैसे पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे अगर वो उसके रिगार्डिंग होगी, उसके हित में होगी। सो ये हिंदी में स्टूडेंट सामाजिक सरोकार के रूप में पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक है। तो ये सारे जो हम देख सकते हैं कि सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या फिर एनवायरमेंटल या फिर सोशल कंसर्न है, ओके। सो आफ्टर दैट इज द सोशियोलॉजीज पर्सपेक्टिव ऑन एनवायरमेंट। तो सोशियोलॉजी का क्या पर्सपेक्टिव है एनवायरमेंट पे। तो सोशियोलॉजी एड्रेस द एनवायरमेंट थ्रू सेवरल की पर्सपेक्टिव। तो डिफरेंट की पर्सपेक्टिव हैं। सबसे पहले तो एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी। एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी में क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं इंटरैक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट, कि सोसाइटी और एनवायरमेंट का क्या इंटरैक्शन है, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कैसे सोसाइटी इफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनवायरमेंट, या फिर एनवायरमेंट कैसे अफेक्ट होता है आपकी सोसाइटी की वजह से। सो कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है, हाईलाइट हाउ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफन रिजल्ट फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये जो सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा है, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी जो कर दी गई है, उसकी वजह से इतना ज़्यादा आप बोल सकते हो कि डिग्रेड हो रहा है एनवायरनमेंट, क्योंकि पानी में ऐसे ही गंदा फैला देते हैं। आपने यमुना रिवर का देखा होगा, गंगा रिवर का देखा होगा। सो बेसिकली ये जो वेस्टेजेस होते हैं उनकी वजह से इतना पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। ऐसे ही प्लास्टिक्स कहीं पे भी रख देते हैं, कहीं पे भी डाल देते हैं ना, तो उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एंड बेनिफिट्स द पावरफुल एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर। और ये सब चीज़ें किसको बेनिफिट देती हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं उनको, और इसका जो भुगतान है वो पुअर लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो उनके आसपास रहते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, वो उस एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग हट कर रहते हैं। सो फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म क्या कहती है, सो सीज एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एज नेसेसरी फॉर सोशल इक्विलिब्रियम। सोशल इक्विलिब्रियम क्या है, जहाँ पे आप सोसाइटी की सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस बना करके चलो, कि सोसाइटी में जो भी चीज़ें, जैसे लोगों के पास वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, वो एनवायरनमेंट के प्रति भी उनका कंसर्न होना चाहिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिकली पूरा सोसाइटी में बैलेंस बनाकर चलना मेन एम है फंक्शनलिज्म का, कि एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, ओके। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, तो बेसिकली ये क्या है, ये सोशियोलॉजी की कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं जो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने दिए हैं। सो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म क्या कहता है, फंक्शनलिज्म दुर्खिम के द्वारा दी गई थी, अगर आपको वैसे याद रखना है फॉर द नॉलेज, और ये दिया गया था मीड के द्वारा, ओके, मीड के द्वारा। सो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म क्या है,
लुक एट हाउ एनवायरमेंटल मीनिंग आर कंस्ट्रक्टेड थ्रू कल्चर, मीडिया एंड एजुकेशन। एनवायरमेंटल का मतलब क्या है, वो आपकी कल्चर से, आपके मीडिया से और आपके एजुकेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मतलब आप सिंबॉलिक इंटरेक्शन कर रहे हो, आप अपने एनवायरमेंट को कल्चर से जोड़ रहे हो, अपनी मीडिया से जोड़ रहे हो, एजुकेशन से जोड़ रहे हो कि आपकी एजुकेशन कितना प्रभाव डालती है आपके एनवायरमेंट को सही पहुंचाने में, या फिर आपकी मीडिया क्या दर्शाती है कि जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें, जो गंदगी है और वो सारी चीज़ें फैला रहे हो, तो कैसे वो रोल प्ले करती है मीडिया और आपकी कल्चर और एजुकेशन, उसके बारे में बताया है। सो ये हिंदी में है पर्यावरण पर समाजशास्त्र का दृष्टिकोण। समाजशास्त्र पर्यावरण को कई प्रमुख दृष्टिकोण से संबोधित करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए। पर्यावरण समाजशास्त्र, संघर्ष सिद्धांत, कार्यात्मकतावाद और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ओके, इसके बाद है रोल ऑफ एजुकेशन इन रिस्पॉन्डिंग टू एनवायरमेंटल इश्यूज। तो सोशियोलॉजिस्ट सी एजुकेशन एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टूल। तो एजुकेशन को एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल, मतलब कुछ बदलाव लाने के लिए हम चीज़ एजुकेशन का यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, है ना। तो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस जगाता है कि हम एनवायरमेंट के प्रति, हमारे अंदर चेतना आती है, हम सोचते हैं उन सब चीज़ों के प्रति और अपने बिहेवियर को भी चेंज करते हैं। तो जैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन दोगे, जैसे लाइक एनवायरमेंटल साइंस से सस्टेनेबिलिटी के बारे में बता के और क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयर करके स्कूल में और कॉलेज करिकुला में उसको प्रोवाइड करो। जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपकी बुक भी होती है, फिर आपका सब्जेक्ट भी है आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी, जो इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। तो वो इसलिए, वो सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है आपके अंदर अवेयरनेस डालने के लिए, पैदा करने के लिए कि एनवायरनमेंट कितना बड़ा फैक्टर है किसी की भी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। सो इट टीचेज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड नेचर। तो ये हमें सिखाता है कि कैसे ह्यूमन लाइफ और नेचर एक दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे पे पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर आप ह्यूमन लाइफ पे नेगेटिव इफेक्ट डालोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली रिलेट टू नेचर, वो नेचर में भी नेगेटिव इफेक्ट ही आएगा। अगर नेचर में नेगेटिव इफेक्ट है तो ह्यूमन लाइफ में भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा। सो इट एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सॉल्यूशन। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करता है। क्या? हमारी एजुकेशन हमें सिखाती है कि हमें कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी गलत चीज़ें हैं वो नहीं प्रमोट करनी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अगर कर रहा है तो उसके प्रति अवेयरनेस फैलाओ, उसको बताओ कि ये सारी चीज़ें आपको आने वाले फ्यूचर टाइम में कितनी ज़्यादा हार्म करेंगी, आपको भी और आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी। So after that is the B point, value education and sustainability. So it promotes values such as respect for nature, conservation, intergenerational justice and sustainable living. तो ये प्रमोट करता है वैल्यूज जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर नेचर। तो ये जो आपकी वैल्यू एजुकेशन आपको हमने अभी पढ़ी थी, है ना, अलग जो इससे पहले जो टॉपिक्स थे उसमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। तो आपकी वैल्यू एजुकेशन आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्या सिखाती है? तो ये हमें सिखाती है कि हमें अपने नेचर के प्रति रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कंजर्वेशन के ऑप्शन देखने चाहिए कि आप कैसे वाटर कंजर्व कर सकते हो, आप ट्री को कैसे सेव कर सकते हो, है ना, एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हो, इंटरजनरेशनल जस्टिस और सस्टेनेबल लिविंग को कैसे प्रमोट कर सकते हो कि विदाउट हार्मिंग द लाइफ ऑफ अदर्स यू आर लिविंग अ बेटर लाइफ। ओके, तो इट एनकरेज ethical reflection on how personal and collective action affect the planet। तो ये एनकरेज करता है क्या? एथिकल रिफ्लेक्शन। इट मीन्स कि आप नैतिक विकास या फिर नैतिक मूल्यों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो कि कैसे कोई पर्सनल या फिर कलेक्टिव एक्शन आपके प्लानट को कैसे अच्छा रख सकता है ना। अगर आप कुछ प्रमोट करोगे, प्रमोटिव एक्टिविटी या ट्रांसफॉर्मेटिव एक्टिविटी करोगे एजुकेशन के जरिए। सो ये हिंदी में स्टूडेंट्स पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने में शिक्षा की भूमिका के बारे में। After that, next one is the C part is अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म। एजुकेशन मोटिवेट यूथ एक्टिविज्म की अवेयरनेस, अगर हमारे पास एजुकेशन होगी, एजुकेशन देंगे हम बच्चों को, तो जो यूथ है, जो युवा लोग हैं, वो उठेंगे और फिर उसके खिलाफ, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन कर रही हैं, तो उनके प्रति आवाज़ उठाएंगे थ्रू इको क्लब्स, कैंपेन या फिर स्कूल प्रोजेक्ट, किसी के भी थ्रू। ओके, वो अवेयरनेस फैलाएंगे फॉर द राइट्स एंड ड्यूटीज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये क्या हमारे राइट्स है, क्या हमारे कर्तव्य है और क्या हमारे ड्यूटीज़ है ना, और या फिर राइट्स क्या है, हमारे अधिकार क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर करेंगे आपके यूथ। ओके, सो अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाकर। आफ्टर दैट इज द इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल लर्निंग। सो ये सोशियोलॉजिकल अप्रोच है जो इंश्योर करती है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन रीचेज ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि आपकी एनवायरमेंट एजुकेशन हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए कि क्या उसकी ड्यूटीज़ है, क्या राइट्स है, कैसे आप अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। स्पेशली मार्जिनलाइज ग्रुप की, जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन तक ये स्पेशली पहुंचनी चाहिए ताकि सब सोच सके एनवायरनमेंट के बारे में, हु आर मोस्ट वल्नरेबल टू एनवायरमेंटल हार्म।
कि जो बिल्कुल अलग रखे जाते हैं या फिर जिनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एनवायरमेंटल हार्म का, जब भी कोई मुसीबत आएगी जिनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट इज द स्टूडेंट, हिंदी में है ये, इसके बारे में जागरूकता और सक्रियता को इम्प्रूव करता है और समावेशी और न्याय संगत शिक्षा को प्रोवाइड करता है। फिर आ जाते हैं हाउ सोशियोलॉजी इन्फॉर्म एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो सोशियोलॉजी कैसे बताती है एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। तो सोशियोलॉजिकल इंसाइट क्या है, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज शेप बिहेवियर, कि आपके जो नॉर्म्स होते हैं, जो मानदंड होते हैं, जो सोसाइटी ने बनाए होते हैं, लोगों ने बनाए होते हैं, वो आपके बिहेवियर को बदलते हैं, है ना। सो इससे एजुकेशन पे क्या इफेक्ट, एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपकी एजुकेशन जो है वो कल्चरल प्रैक्टिस और एटीट्यूड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी कि क्या आपके कल्चर में फॉलो होता है, क्या ऐसी चीज़ें भी फॉलो होती है जो एनवायरनमेंट को एक तरह से हार्म करे। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो हिंदूज का कल्चर है बेसिकली, वहाँ पे जो नदियाँ जा रही होती है, फिर नहर होती है, कैनाल्स जिसे बोलेंगे, सो वहाँ पर क्या करते हैं लोग, पॉलिथीन में चुन्नी और दैट इज दुपट्टा वगैरह बांध कर फिर उसके अंदर डाल देते हैं। तो बेसिकली एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रही है वो चीज़ें नहीं पता, बस उसको ऐसे ही बिलीफ, किन्हीं लोगों के बिलीफ की वजह से बस उसको फॉलो कर रहे हैं। बट आप बताओ कि अगर आप नदी में कोई चुनरी बांध के डालोगे तो क्या उससे कुछ हो सकता है? इससे बढ़िया आप उससे रिलेटेड जो भी बीमारी या फिर जो भी चीज़ है उससे रिलेटेड आप फेस करो उसे, उसके सॉल्यूशंस और भी तो हो सकते हैं ना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढो उनके। ओके, सो इनइक्वालिटी अफेक्ट एनवायरमेंटल एक्सपोजर। जो इनइक्वालिटी है, मतलब जो एक दूसरे के बीच असमानता है, उससे एनवायरमेंटल एक्सपोजर को भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप क्या कर सकते हो, टीच कर सकते हो एनवायरमेंटल जस्टिस और इक्विटी के बारे में, कि कैसे आप एनवायरमेंटल जस्टिस, मतलब कहीं पे अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो और आपको ज़रूर न्याय मिलेगा उसके बारे में। कलेक्टिव एक्शन ज़रूरी है क्योंकि प्रमोट कोलैबोरेशन एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जो एनवायरमेंटल एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, कि इससे कोलैबोरेशन बढ़ेगी और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, की हर सिटीजन जिम्मेदार होगा अपनी एक्टिविटी के लिए जो भी वो एनवायरमेंट के लिए करेगा। सो मीडिया एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस परसेप्शन, जो मीडिया और कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो, सो यूज कल्चरल टूल्स टू स्प्रेड अवेयरनेस, की आप कल्चरल टूल का यूज करो, जो आपकी संस्कृति में जो चीज़ें दी हुई हैं आप उसका यूज करो, बट लोगों को अवेयर करने के लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू। मतलब उनके ही आप कल्चर से, उनके लोकल कल्चर से ही आप चीज़ों को लो और फिर अवेयर करो कि कितना इंपॉर्टेंस है आपके लिए एनवायरनमेंट, कि अगर आपने पानी वेस्ट किया तो उससे आपको भी पानी नहीं मिलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें लोगों को समझा सकते। फिर आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव इन्फ्लुएंस बाय सोशियोलॉजी, कि क्या एग्जाम्पल्स हैं जो एजुकेशन इनिशिएटिव लिए गए हैं जो सोशियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है, जो समाजशास्त्र से इन्फ्लुएंस है। सो एनवायरमेंटल स्टडीज एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन इंडियन स्कूल्स, की एनवायरमेंटल स्टडी को कंपल्सरी सब्जेक्ट कर दिया गया है इंडियन स्कूल्स में बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल स्टडीज को इम्पोर्टेंट कर दिया गया है। एनईपी इंक्लूड एनवायरमेंटल अवेयरनेस सस्टेनेबल की एज अ की फोकस, कि जो हमारी एनईपी है उसमें भी एनवायरमेंट के बारे में फोकस करा गया है कि कैसे आप एनवायरमेंट अवेयरनेस फैला सकते हो, क्लासरूम में कैसे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हो या फिर बच्चों को फील्ड ट्रिप करा सकते हो, उससे रिलेटेड उनको अवेयरनेस प्रोग्राम में लेकर जा सकते हो जिसके प्रति वो अवेयर रहे। और सस्टेनेबिलिटी कैसे की है, मतलब आप एक कैसे अच्छा समाज बना सकते हो जिसकी वजह से आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करके चल सको। इको क्लब्स और ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम प्रमोट स्टूडेंट एंगेजमेंट इन कंजर्वेशन एक्टिविटीज, कि जो किसी चीज़ को बचाने के लिए फिर एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए उसके लिए इको क्लब्स और ग्रीन स्कूल प्रोग्राम भी स्टार्ट करे गए हैं ताकि स्टूडेंट की एंगेजमेंट को बढ़ावा मिल सके, स्टूडेंट उनमें पार्टिसिपेट करें, पेड़ लगाएं, पेड़ों की देखभाल करें। जैसे बच्चों को आप बोल सकते हो कि आप अपने घर में खुद से एक पेड़ लगाओ और उसकी देखभाल करो। तो अगर कोई एक बच्चा भी, मतलब हर स्कूल से एक एक बच्चे भी, अगर स्ट्रेंथ कितनी होती है स्कूल में, एक सेक्शन में 30 बच्चे मोस्टली, तो 2-3 सेक्शन तो होते ही हैं, तो बेसिकली हर बच्चा अगर पेड़ लगाएगा तो उससे क्या होगा, इतने सारे पेड़ भी बढ़ेंगे, है ना। सो यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज में भी एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी एनालाइज ग्लोबल एनवायरमेंटल जस्टिस मूवमेंट, की ग्लोबल जो एनवायरमेंटल के लिए जो मूवमेंट्स हुए थे, सो आप कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, ओके, एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी में। सो आफ्टर दैट इज हिंदी में है स्टूडेंट, समाजशास्त्र से प्रभावित शैक्षिक पहल के उदाहरण, कि शिक्षा में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंटल अवेयरनेस। फिर आ जाते हैं चैलेंजेस और सोशियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन, कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। ओके, तो कंज्यूमर कल्चर प्रमोटेड बाय मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट सस्टेनेबिलिटी वैल्यूज, जो ये कंज्यूमर कल्चर चल चुका है कि हर जगह प्रॉफिट देखना है, हर जगह प्रॉफिट देखना है,
उसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं, है ना? कि आप सही चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे हो, बस अपने पैसे कमाने के लिए गलत चीज़ों को ही प्रमोट कर रहे हो। डिस्पैरिटी इन एजुकेशन एक्सेस कैन लीड टू एनवायरमेंटल इलिटरेसी इन रूरल एंड पुअर एरियाज़, कि जो इनइक्वालिटीज़ या फिर आप बोल सकते हो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है एजुकेशनल एक्सेस में, कि हर जगह एजुकेशन नहीं पहुंच पाती, तो जिसकी वजह से एनवायरमेंटल लिटरेसी नहीं पहुंचेगी, मतलब उसके बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं फैलेगी, तो कैसे आप सही कर पाओगे, है ना? सो रेजिस्टेंस टू बिहेवियरल चेंजेस ड्यू टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी ऑन रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन। इट मीन्स कि क्या बोल रहे हैं, पारंपरिक प्रथाओं या संसाधन दोहन पर आर्थिक निर्भरता के कारण व्यवहार परिवर्तन का प्रतिरोध, है ना? तो मतलब जो आपकी पारंपरिक जो चीज़ें हैं उसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, जैसे मैंने अभी वो पानी वाला या फिर रिवर वाला एग्जांपल बताया था कि आप जानबूझकर उसे एक तरह से गंदा कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर कल्चर, बिकॉज ऑफ योर फॉल्स फेथ, है ना? सो सोशियोलॉजी अर्जेस एजुकेशन टू नॉट ओनली इन्फॉर्म बट ट्रांसफॉर्म एटीट्यूड्स एंड सिस्टम। तो सोशियोलॉजी आपको ये बताती है कि एजुकेशन सिर्फ आपके एटीट्यूड या सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नहीं, बल्कि रूट कोज क्या है ये डिग्रेडेशन का, कैसे एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है, कैसे पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, कैसे पानी नहीं बच रहा, स्कार्सिटी है वाटर की, पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, उसका रूट कोज क्या है वो डिसाइड करने में, मतलब वो पता लगाने में आपको एजुकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, अगर आप अच्छी एजुकेशन के लेवल तक जाओगे तो, है ना? बस आप अगर एजुकेशन में सिर्फ ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ को एग्जाम पैटर्न के लिए या फिर एग्जाम पर्पस के लिए रख दोगे, तो बच्चों को उन सब मूल्यों के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में नहीं बता पाओगे। After that is the last topic is the pedagogical concern in promoting values through education, कि pedagogical concern क्या है, किस कैसे वैल्यू प्रमोट कर सकते हैं। सो वाई पेडागोजी मैटर्स इन वैल्यू एजुकेशन, कि पेडागोजी क्यों मैटर करता है वैल्यू एजुकेशन में। सो पेडागोजी रेफर्स टू द मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, द सक्सेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन डिपेंड्स ग्रेटली ऑन। तो पेडागोजी का मतलब क्या होता है कि किस मेथड से, किस वे से, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, कि आप ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हो या फिर क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू या फिर क्रिटिकल पेडागोजी के थ्रू पढ़ा रहे हो। सो बेसिकली वही क्या है, वही पेडागोजी है कि किस तरह से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। सो आपकी जो एजुकेशन की सक्सेस डिपेंड होती है कि हाउ वैल्यूज आर टोल्ड, कि कौन सा मेथड आपने यूज करा है वैल्यूज को सिखाने के लिए। तो ये है कि आपने जो टेक्स्ट बुक में लिखा था वही पढ़ा दिया, दूसरा बच्चों को करके दिखाओ आप, व्हाट इज टोल्ड, कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट क्या है आपका, कौन पढ़ाता है, रोल ऑफ द टीचर दर्शाता है यहाँ पे, है ना? तो मतलब रोल ऑफ द टीचर मतलब कौन पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, वेयर एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज टोल्ड, कि स्कूल कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसी है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है किसी भी बच्चे के सक्सेस के लिए या फिर किसी भी बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए। ओके, अच्छी एजुकेशन देने के लिए। सो ये हिंदी में है, मूल्य शिक्षा के शिक्षण शास्त्र क्यों महत्व है। तो मूल्य शिक्षा की सफलता काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करती है, मूल्य कैसे सिखाए जाते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाता है और इसे कहाँ और किस संदर्भ में पढ़ाया जाता है। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द की पेडागोजिकल कंसर्न इन प्रमोटिंग वैल्यूज। तो सबसे पहले हिडन करिकुलम। तो हिडन करिकुलम क्या होता है, छिपा हुआ करिकुलम जो आपको दिखता नहीं है, जो कहीं लिखा नहीं हुआ है, बट फिर भी आपको सिखाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको सिखानी चाहिए एज अ टीचर बच्चों को। सो वैल्यूज आर ऑफन ट्रांसमिटेड इनडायरेक्टली, कि जब इनडायरेक्टली आप सिखा रहे हो बच्चों को, जो कहीं लिखी नहीं है, आप उनके उनके बिहेवियर से उसको मैच करके सिखा रहे हो थ्रू द स्कूल एनवायरनमेंट, टीचर बिहेवियर, पीयर इंटरेक्शन या फिर इंस्टीट्यूशनल कल्चर, इसके थ्रू अगर आप सिखा रहे हो तो आप हिडन करिकुलम बता रहे हो। कंसर्न क्या है, द हिडन करिकुलम कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटेड वैल्यूज, की जो वैल्यूज आपकी हैं उससे बिल्कुल अलग है, जैसे कि टीचिंग इक्वालिटी बट प्रैक्टिसिंग फेवरेटिज्म, कि आप पढ़ा तो क्या रहे हो, इक्वालिटी के बारे में पढ़ा रहे हो, बट आप रियल में आप इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहे, आप फेवरेटिज्म को फॉलो कर रहे हो। तो इससे हिडन करिकुलम पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। स्टूडेंट रिसीव मिक्स्ड मैसेजेस, तो स्टूडेंट को दो तरीके से मैसेज मिलेंगे, मतलब दो तरीके से उनके अंदर वैल्यूज आएंगी, कि फेवरेटिज्म भी रखना है और इक्वालिटी, तो मतलब वो एक तरह से जो बच्चे होते हैं वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, सो रोल ऑफ टीचर क्या है, टीचर आर रोल मॉडल्स एंड इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो टीचर का क्या रोल है, टीचर रोल मॉडल की तरह एक्ट करते हैं, मतलब टीचर्स को देखकर ही बच्चे सीखते हैं, तो उनको ऐसा बनना है जिस वजह से बच्चे अच्छा सीखे उनसे ना। तो स्टूडेंट के मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं।
तो इसके रिगार्डिंग कंसर्न क्या है, टीचर लैक प्रॉपर ट्रेनिंग, टीचर के पास ही ट्रेनिंग नहीं है, उसको ये नहीं पता कि वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, कैसे मुझे बिहेव करना है क्लास में। सो वो एक तरह से पर्सनल बायसनेस शो कर रही है कि उसको कोई ज़्यादा पसंद है कोई नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है क्लास में। तो देयर एबिलिटी टू प्रमोट वैल्यू वीकन्स, की वो कैसे वैल्यूज़ को प्रमोट कर पाएंगे, वो एक तरह से खत्म हो जाएगा या वो एक तरह से कमी दिखेगी उसमें, है ना। इससे रिलेटेड हिंदी में है छिपा हुआ पाठ्यक्रम और शिक्षक की भूमिका। उसके बाद हम आ जाते हैं करिकुलम डिजाइन। तो करिकुलम डिजाइन क्या है, फॉर्मल करिकुलम में लैक डेडिकेटेड स्पेस फॉर वैल्यूज एजुकेशन और ट्रीट इट एज अ सेकेंडरी टू एकेडमिक सब्जेक्ट। जो आपका फॉर्मल करिकुलम है उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें देखने को मिलता है कि वैल्यू एजुकेशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, वैल्यू एजुकेशन के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई जाती और इसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा जाता है। मतलब आपको एक तरह से बर्डन और डाल दिया जाता है यहाँ पे, है ना। उसका एग्जाम लेना होता है टीचर्स को, फिर वो बच्चे सिर्फ उसको एग्जाम पैटर्न से पढ़ते हैं। सो कंसर्न क्या है, व्हेन वैल्यूज आर टोट एज एब्स्ट्रैक्ट और डिस्कनेक्टेड, कि जब वैल्यूज सिखाई जाती हैं ऐसे ही किताबी ज्ञान दे करके और बिल्कुल उनको डिस्कनेक्ट करके सिर्फ किताबी ज्ञान से पढ़ा रहे, तो स्टूडेंट प्रैक्टिकल लाइफ में उसे प्रैक्टिकल रेलिवेंस उसका नहीं समझ पाएंगे कि क्यों उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें। कल्चरल सेंसिटिविटी एंड डाइवर्सिटी, सो स्टूडेंट कम फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल, रिलीजियस एंड सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो आप देखते हो इंटर डाइवर्स कंट्री है, तो वहाँ पे हर स्कूल में आप बोल सकते हो हर क्लास में डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, कि डिफरेंट कल्चर के बच्चे होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के बच्चे होते हैं, उनका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग होता है। सो हर तरह के से हम देख सकते हैं कि उनमें डिफरेंस होता है। बट कंसर्न क्या है, इम्पोजिंग अ नैरो और डोमिनेंट सेट ऑफ वैल्यूज, जस्ट अ मिनट, imposing a narrow or dominant set of values may lead to exclusion, alienation and resistance। कि अगर आप जो डोमिनेंट सेट ऑफ, अगर आप देखोगे कि आप डोमिनेंट लोगों को, डोमिनेंट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, जो जो ज़्यादा है, जो मेजोरिटी में है ना, या फिर आप सिर्फ उनको ही लगा रहे हो, उन पे इम्पोज कर रहे हो, मतलब उन पे थोप रहे हो, तो उससे क्या होगा कि सब बच्चे समझ नहीं पाएंगे, एक्सक्लूजन होगा कि आप सिर्फ कम ही बच्चों को लेकर के चल रहे हो, एलिनेशन होगा, अलगाव होगा, और रेजिस्टेंस मतलब वो एक तरह से लड़ाई झगड़ा और वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। सो पैडागोजिकल मेथड्स क्या है, सो ट्रेडिशनल रोट लर्निंग एंड लेक्चर मेथड आर इनइफेक्टिव फॉर वैल्यू फॉर्मेशन। कि जो आपकी ट्रेडिशनल रोट लर्निंग मेथड्स थे, जो ब्लैक बोर्ड मेथड थे, जो टेक्स्ट बुक मेथड थे, उसमें बच्चों को सिर्फ टेक्स्ट बुक का ज्ञान दिया जाता था, तो वो एक तरह से इनइफेक्टिव मेथड थे वैल्यू को बताने के लिए। तो कंसर्न क्या है, देयर इज अ नीड फॉर इंटरैक्टिव, तो इसके लिए इंटरैक्टिव, एक्सपीरियंशियल और पार्टिसिपेटरी अप्रोच की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि लर्नर सेंटर्ड मेथड की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके थ्रू बच्चे सीख सके, डिस्कशंस के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू, सर्विस लर्निंग के थ्रू बच्चे अपने वैल्यू फॉर्मेशन के बारे में, मतलब वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका रेलिवेंस जान करके उसे सीख सके। ओके, तो ये हिंदी में स्टूडेंट इसके बारे में कि उसकी चिंता क्या है, और पाठ्यक्रम डिजाइन और सांस्कृतिक संवेदनशीलता और विविधता के बारे में, आफ्टर दैट इज शैक्षणिक वेदिका के बारे में। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज असेसमेंट चैलेंजेस। तो असेसमेंट चैलेंजेस क्या है, वैल्यूज आर डिफिकल्ट टू असेस ऑब्जेक्टिवली, कि बहुत डिफिकल्ट है कि आप वैल्यूज को असेस कर सको, है ना, ऑब्जेक्टिवली, मतलब मार्क्स के बेसिस पे आप कैसे वैल्यू को असेस करोगे, नहीं कर पाओगे ना। सो कंसर्न क्या है, फोकसिंग ऑन टेस्ट और ग्रेड अंडरमाइन द डीपर इंटरलाइजेशन ऑफ वैल्यूज, कि जब आप एग्जाम्स पे फोकस करोगे, बच्चों के मार्क्स पे फोकस करोगे, तो उससे जो उनकी रियल वैल्यूज हैं, जो उनके अंदर सम्मिलित हुए हैं, उन सब चीज़ों का तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा पाओगे, मतलब उनको आप सोच ही नहीं पाओगे कि क्या उनके अंदर वो वैल्यूज़ आई भी है या नहीं आई है। कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड स्कूल, की सोसाइटी और स्कूल के बीच में अगर एक तरह से आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहे हैं, तो वो भी एक तरह से कंसर्न है, चिंता की बात है। सो स्टूडेंट में लर्न वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी एंड नॉन वायलेंस एट स्कूल बट सी कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर इन सोसाइटी, कि स्कूल में तो बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्हें ईमानदारी कैसे बरतनी है और या फिर उन्हें अहिंसा के रास्ते पे कैसे चलना है, बट अगर हम सोसाइटी की बात करें तो फिर वो घर पे आकर के या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ के जा करके मार पिटाई और ये सब इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा है, करप्शन देखने को मिल रहा है ना। सो कंसर्न क्या है, दिस कैन लीड टू डिस इल्यूजनमेंट और कंफ्यूजन अनलेस एड्रेस थॉटफुली, कि जब तक आप उन्हें ढंग से नहीं सिखाओगे तब तक वो सिर्फ किताबी ज्ञान रह जाएगा, वो सिर्फ इल्यूजन में रह जाएगा कि आपने वो भ्रमित तरीके से बस सिखाया था, बच्चों ने कुछ नहीं सीखा उसके रिगार्डिंग। टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस अगर की बात करें तो सोशल मीडिया एंड डिजिटल वर्ल्ड कैन बोथ सपोर्ट एंड डिस्टोर्ट वैल्यू डेवलपमेंट, की जो आपकी सोशल मीडिया है ना, और जो डिजिटल वर्ल्ड है, दोनों ही सपोर्ट भी करते हैं आपके दैट इज एनवायरमेंटल कंसर्न या फिर पेडागोजिकल कंसर्न के बारे में,
और डिस्टोर्ट भी करते हैं, मतलब खत्म ही भी करते हैं आपकी वैल्यू डेवलपमेंट को। जैसे आप इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप देख सकते हो कि आजकल कितना, मतलब कितना कुछ चेंज हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे जो टीनेजर की एज में है, वो मतलब लड़का लड़की दोनों रील्स बनाने लग रहे हैं। वो अपनी वैल्यूज को खत्म ही कर चुके हैं बिल्कुल ही, कि कैसे उन्हें बिहेव करना है सोसाइटी में, क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी गई हैं, किस तरीके से वो काम करने लग रहे हैं। सो कंसर्न क्या है, टीचर मस्ट क्रिटिकली इंटीग्रेट मीडिया लिटरेसी, मतलब टीचर को मीडिया लिटरेसी के बारे में भी समझाना चाहिए टू हेल्प स्टूडेंट नेविगेट डिजिटल इन्फ्लुएंस ऑन वैल्यूज, कि उनका क्या एक तरह से प्रभाव पड़ता है डिजिटल इन्फ्लुएंस का आपकी वैल्यूज पर, उसके बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए डिजिटल लिटरेसी के थ्रू। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बता ही नहीं रहे हो उनको, बस डरा रहे हो, धमका रहे हो, वो यूज कर रहे हैं। उनकी उनकी कंसर्न, उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछो, फिर उनके लिए आप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप खुद गाइडेंस दे सकते हो। ठीक है। सो ये हिंदी में स्टूडेंट से रिलेटेड मूल्यांकन चुनौतियां, समाज और स्कूल में इसके बीच विरोधाभास और तकनीकी प्रभाव। ओके, फिर आ जाते हैं हम स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस पेडागोजिकल कंसर्न। ये क्या स्ट्रेटेजीज हैं जिससे आप पेडागोजिकल कंसर्न को देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना, उनको खत्म कर सकते हो। सो इंटीग्रेटिव करिकुलम, आप इंटीग्रेटिव करिकुलम लेके आओ जहाँ पर हर सब्जेक्ट में आपको वैल्यूज के बारे में पता चले, नॉट जस्ट इन मोरल साइंस और सिविक्स। कि आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट, अलग से सब्जेक्ट नहीं, आप हर सब्जेक्ट में उनको बताओ, उनको वैल्यूज के बारे में सिखाओ, है ना, हर सब्जेक्ट के थ्रू। रिफ्लेक्टिव पेडागोजी करने के लिए बोलो कि आप रियल लाइफ एग्जांपल्स को लो, एथिकल डायलेमास को लो, कि आप जैसे एक तरह से आप ऐसी सिचुएशन दे सकते हो बच्चों को जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। ग्रुप डिस्कशंस कराओ ताकि वो एनकरेज कर सके रिफ्लेक्शन को, मतलब अपनी जो उनकी सोच है, अपने जो पर्सपेक्टिव है, उसके ऊपर वो ध्यान दे सके, चिंतन कर सके। ओके, सो डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रैक्टिसेस भी आप प्रमोट करो, इन्वॉल्व स्टूडेंट इन डिसीजन मेकिंग, कि वो डिसीजन ले सके, टू प्रैक्टिस रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन, कि वो कैसे क्लास में प्रमोट कर सकते हैं या फिर कैसे क्लास में यूज कर सकते हैं रिस्पेक्ट को, क्वालिटी दैट इज राइट को, आपके इक्वालिटी को, कोऑपरेशन को। ठीक है, कि साथ मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं। कोलैबोरेशन एक्टिविटीज आप कराओ, कम्युनिटी एंगेजमेंट, मतलब इन्वॉल्व स्टूडेंट इन सोशल प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज, लर्निंग टू प्रैक्टिस एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चों को आप फील्ड ट्रिप पे भी लेकर जाओ, मतलब आप बाहर भी एक्सकर्जन भी कराओ, कि आप बच्चों को बाहर जा करके सिखाओ कि कैसे जो वैल्यूज है वो हमारे काम आती हैं। उनको एम्पैथी, सद्भावना की प्रैक्टिस दो, कि दूसरों के दुख भी आपके दुख होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उनके बारे में उनको जागरूक करो। टीचर ट्रेनिंग भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट मैं मानती हूँ अपनी लाइफ में, तो टीचर ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ही आप बच्चों को ये सारी चीज़ें, वैल्यूज बता सकोगे। सो इक्विप एडुकेटर्स विद पेडागोजिकल टूल्स एंड एथिकल अवेयरनेस टू गाइड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो अब एडुकेटर्स को इक्विप करो, मतलब उनको बताओ कि पेडागोजिकल टूल्स के बारे में, है ना, और एथिकल अवेयरनेस उनमें फैलाओ ताकि वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सीख सके। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग, मतलब आप डिफरेंट कल्चर को लेकर के चलो, डिफरेंट कल्चर के बारे में लोगों को बताओ, बच्चों को बताओ, इनकलकेट करो डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट बैकग्राउंड को आप एक्नॉलेज करो, मतलब उनको भी साथ लेकर के चलो, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बताओ, डिफरेंट स्टूडेंट को डिफरेंट कल्चर के बारे में बताओ, उनके जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में आप अवेयर कराओ। तो एक तरह से उसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर चलो, ना कि प्रॉब्लम की तरह। ओके, सो ये है हिंदी में इसके बारे में, शैक्षणिक चिंताओं को दूर करने की रणनीतियाँ। तो एकीकृत पाठ्यक्रम को यूज कर सकते हो, चिंतनशील शिक्षण शास्त्र को यूज कर सकते हो, लोकतांत्रिक कक्षा अभ्यास को यूज कर सकते हो, सामुदायिक सहभागिता को, शिक्षक प्रशिक्षण को, और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण करा सकते हो आप। ठीक है। सो स्टूडेंट, ये हो गई हमारी यूनिट कंप्लीट, दैट इज यूनिट 4। यूनिट 3 भी आ जाएगी, उसका थोड़ा पार्ट बन चुका है, बस थोड़ा ही रह रहा है। ओके, तो वो भी जल्द ही आ जाएगी। तो यूनिट 4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको सारी जो टॉपिक्स थे वो समझ में आए होंगे। आप एक एक करके देख लेना, कोई भी टॉपिक जो आपका है, जो आपको पढ़ना है, वो आप देख सकते हो एक ही वीडियो में, आपको बार बार दूसरी वीडियो स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लाइक एंड शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना स्टूडेंट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।